अब जब पूरा पढ़ रहा है बजट की फाइन प्रिंट, सबसे पहले आपको बताई बजट की फाइन प्रिंट अरुण गिरी ने, और ये कहा कि जो 5 लाख की छूट है वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी कमाई 5 लाख तक की है। जी हाँ, ये अब वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है, और वित्त मंत्री ने खुद कहा है, जी हाँ, अगर आपकी कमाई 5 लाख से ज़्यादा सालाना है तो आपके लिए वही 2.5 लाख रुपए की टैक्स स्लैब है, आपके लिए कुछ बदला नहीं है। मतलब मेरे लिए, आपके लिए कुछ नहीं बदला, सिर्फ उन लोगों के लिए बदला है जिनकी कमाई 5 लाख तक की है, और उसके ऊपर एटीसी का डिडक्शन 1.5 लाख आप गिन लें। तो अगर 6.5 लाख रुपए तक की आप कमाई कर रहे हैं सालाना, 1.5 लाख निवेश कर दीजिए तो हो गई आपकी कमाई 5 लाख रुपए तक। 5 लाख रुपए तक है तो फिर आपको टैक्स नहीं भरना है। तो जो टैक्स की दरें हैं वो 3 की 3 बनी रहेगी, 10, 20 और 30% की, कहीं कोई बदलाव नहीं है। अरुण जी, कैसे कर लेते हैं आप? सवाल यही है। लेकिन मतलब गजब, मतलब सबसे पहले बहुत जल्दी और बहुत फास्ट आपने बताया जी। और ये क्लैरिफिकेशन वाकई में, मतलब हालांकि मेरे चेहरे की हंसी थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी नहीं, फाइनेंस बिल आते सबसे पहले वो स्लैब्स पे गया, और मुझे लगा यार स्लैब्स तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, फिर कहाँ चेंज हुआ है, और फिर तब कलीग्स ने बताया कि नहीं, वो भी टैक्स रिबेट होगा। हाँ, अगले साल वो भी टैक्स रिबेट, जो टैक्स देंगे वो रिबेट मिलेगी। हाँ, तो अगर सर अगले साल आपकी इनकम कम है तो अच्छा वो भी गया। हाँ, वो भी गया। अरे वाह, ये तो मतलब बड़े कलाकारी से बनाया हुआ बजट है। ओके, लेकिन एक आखिरी हेडलाइन जी, लेकिन एक आखिरी हेडलाइन जब हम पढ़े तब पूरे स्टूडियो में सबके चेहरे पे मुस्कान थी। नहीं देखनी होगी आयकर अधिकारियों की शक्ल, ऑनलाइन होगी टैक्स स्क्रूटनी। इतनी मुस्कुराहट की वजह क्या है? सब लोग इतने खुश क्यों हैं इस हेडलाइन से? नहीं, एक्चुअली टैक्स पेयर्स तो ज्यादा शक्ल देखते नहीं हैं, देखते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखते हैं। बट अनिल भाई, मेरे ख्याल से थोड़ा आई थिंक इसको टाइम लगेगा। अभी पायलट प्रोजेक्ट चालू है, ई असेसमेंट जो उन्होंने कहा है पायलट प्रोजेक्ट है, पर अगर आप ई असेसमेंट्स भी देखें जो 8 सिटीज में अभी चालू है ऑन अ लिमिटेड स्केल, वहां भी लोग ऑनलाइन अपना आंसर सबमिट करने के बाद ऑफिसर को एक बार कभी मिल लेते हैं, या ऑफिसर्स कभी पूछते हैं क्वेश्चंस कि अरे ये एक्सप्लेन करो, वो एक्सप्लेन करो। तो ये जो हम कह रहे हैं कि फेसलेस असेसमेंट होगा, ये भी एक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्या आप फेसलेस असेसमेंट कर पाएंगे? मुझे समझ में आ रहा है, टैक्स सुथरा कैसे चलेगा फिर? हाँ, अगर सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। लेकिन ऑर्डर्स तो पास होने ही है। लेकिन राठी साहब जी, उन्होंने बताया कि 99.54% तो एक्सेप्ट हो रहे हैं, उनमें स्क्रूटनी नहीं हो रही है। आई थिंक चैलेंज ये है कि कैसे ट्रस्ट और बढ़ाया जाए। अगर नंबर ऑफ केसेज इटसेल्फ इन स्क्रूटनी, बिकॉज द ट्रस्ट इफ यू क्रिएट, वी हैव ऑलवेज सीन जब ट्रस्ट बेटर हुआ तो लोगों का रेस्पॉन्स बेटर है जी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई न तो इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चलेगा कि वो नोटिस किसको जा रहा है, और न इनकम टैक्स जो एसएससी है उसको पता चलेगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर कौन है। तो मुलाकात होगी कैसे? होगी नहीं ना। तो ये तो ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। कोशिश हो रही है ना, अपने सीए के एग्जाम में कैसे होता है, एग्जामिनर को थोड़ी पता लगता है कि रोल नंबर किसका है। एग्जैक्टली, बिल्कुल एकदम सर सब समझ में आ गया। बस ये आपके एक्सपीरियंस का फायदा है कि हमें जो चीज वैसे समझ में नहीं आती बड़ी आसान भाषा में हम समझा जाए, लेकिन वित्त मंत्री भी कोशिश कर रहे हैं कुछ और समझाने की। आइए समझ लेते हैं, चलते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स श्री सुभाष चंद्र गर्ग जी, सेक्रेटरी रेवेन्यू श्री अजय भूषण पांडे जी, सेक्रेटरी फाइनेंशियल सर्विसेज श्री राजीव कुमार जी, सेक्रेटरी दीपम श्री अतनु चक्रवर्ती जी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। Friends, first the finance minister will make his opening remarks. Thereafter, we'll take some questions. I presume that you have kept your phones in switch off or silent mode. Without further ado, may I now request Sri Piyush Goyal ji to make his opening remarks. Thank you, Mr. Kar. मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में का इस एनडीए की टेन्योर का, पहली टेन्योर का आखिरी बजट पेश हुआ। एक प्रकार से इंटरिम बजट होने के कारण बहुत सारी और चीजें जो हम कर सकते थे उसमें कर नहीं पाए, लेकिन मैं समझता हूं कि समुचित विकास
देश के हर नागरिक तक पहुंचे, समाज के हर वर्ग को विकास से जोड़ना और लाभ पहुंचाना, इसका काम इस बजट ने देश भर में किया है और देश भर में उत्साह का वातावरण निर्मित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच हम सबके समक्ष रही कि जो सबसे नीची पंक्ति पे खड़े हैं लोग, उनकी सबसे अधिक चिंता करेगी ये सरकार। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनकी चिंता करेगी ये सरकार। और लगभग जो विषय आज बजट में उजागर करे गए वो एक प्रकार से समाज के हर वर्ग को छूने वाले विषय को हमने देश के समक्ष रखा। ये इंटरिम बजट की सबसे बड़ी विशेषता रही कि जो 2 नई स्कीम इस सरकार ने तय की है, एक किसानों के लिए और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो लोग काम करते हैं, लेबर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो कर्मचारी है, जो कामगार है, उनके लिए। बैंक निफ्टी तो यहाँ पे वित्त मंत्री यही बताते हुए कि जो सरकारी स्कीम्स है उसका फायदा आगे चल के लोगों को मिलेगा, लेकिन इस बीच बाजार को तो निराशा ही हाथ लग रही है। बैंक निफ्टी लाल निशान में, निफ्टी सिर्फ 15 अंक ऊपर। दीवान हाउसिंग जो हम आपको 27 तारीख से बता रहे हैं कि इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, 500 करोड़ की जो एक फाइन ट्यून सर आपने पकड़ी वो आज भी काम आई है। करीब 17% ये शेयर नीचे है। राठी साहब यही प्रॉब्लम है हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। ऐसा नहीं कि सरकार ने काम नहीं किया, इस बार बजट में खुल के उनको दिया है, हेल्प कर रहे हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ाएं। लेकिन ये जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कई दिक्कतें रहती हैं, सेक्टर को देखते कैसे हैं इस अनाउंसमेंट के बाद जब सरकार पूरा जोर लगा रही है? देखिए, आई थिंक सेक्टर की बजाय अपने को कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंडिविजुअल कंपनीज, ठीक बात तो देखना चाहिए कि इंडिविजुअल कंपनी सेक्टर तो देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर इज द बेसिक सेक्टर ऑफ एनी इकोनॉमी और ग्रोथ भी कर रहा है, परंतु ऑब्वियसली जहाँ अनअफोर्डेबल हो गया है वहाँ प्रॉब्लम है। और देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो अगर नहीं रहेगी किसी कंपनी में, चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, वो गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए उसको अपने जोड़ना नहीं चाहिए सेक्टर एज ए। जैसे सुबह हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजर्स में, एक फैक्ट भी है, कोरोमंडल भी है, करेक्ट, दोनों अलग अलग कंपनीज हैं, तो आप सबको एक अम्ब्रेला की तरह मत देखिए। तो ये सेक्टर की समस्या कम है, कंपनी की समस्या ज़्यादा है, और जाहिर सी बात है कि उस लिहाज से आपको देखना चाहिए। राठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में पधारे, इतने बिजी थे, बहुत बड़ी बात। वृंदा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, प्लीज 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 बताइए। ये कहना था कि फिस्कल डेफिसिट की सब बात कर रहे हैं, लेकिन जो मूडीज और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो कंसोलिडेटेड फिस्कल डेफिसिट को देखती हैं। तो जहां तक सेंटर का है तो ठीक है, दैट इज अंडर कंट्रोल, बट स्टेट्स के फिस्कल डेफिसिट पे भी हमें कंट्रोल देखना है। वहाँ दिक्कत है, वहाँ हो सकती है। अच्छा। तो इसलिए वो जरा भी नीड टू बी लिटिल कॉशियस। अच्छा। और सेकंड थिंग इज, जब सब लोग कंजम्पशन, ये बहुत कंजम्पशन को बढ़ावा दे रही है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इस जो एक्स्ट्रा मनी लोगों के हाथ में आया है इसको सेविंग्स के अंदर चैनल करना है। तो हाउ डू वी इंक्रीज द सेविंग्स रेट ऑफ द कंट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एक और एंड फाइनली जो जैसे अपने राठी साहब ने कहा कि एग्रीकल्चर में इट्स बेटर देन लोन वेवर, क्योंकि ये उन्होंने हर जो स्मॉल एग्रीकल्चरलिस्ट हैं उनको 6,000 करोड़ तक का एनुअल इनकम में मिलेगा। अलॉन्ग विद दिस हमें देखना है कि जो इंश्योरेंस, MSP, डायरेक्ट ट्रांसफर्स, इरिगेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, इंटरेस्ट सबवेंशन, सॉयल हेल्थ कार्ड्स, नीम कोटेड यूरिया, ये सब देख के जब देखते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर को जो ग्रोथ में फिलिप मिलेगा वो सारे इकोनॉमी के लिए इसके सेकेंड राउंड इफेक्ट्स दिखेंगे, और दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। ठीक बात है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इकोनॉमी के लिहाज से। वृंदा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बजट के दिन आपने वक्त निकाला। राठी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, इस बीच बजट कैफे चलेंगे, मेरे ख्याल से बजट कैफे में एक्शन भरपूर है। और आशु मदान जी, अब आशु जी उस वक्त भी दे देते ना स्ट्रेटेजी, तो देर नहीं हुई थी, मैं सही टाइम पे आया आपके पास, इतना भी देर से नहीं आया कि आप स्ट्रेटेजी नहीं दे पाए, तब भी दे देते, तब भी देखिए आप और नीचे आ गए। अब भी बता दीजिए कुछ। अनिल जी, मैं इसीलिए यही बोल रहा था कि जब आपने हाथ खड़े करने के लिए भी बोला था, सिर्फ मैंने दोनों हाथ खड़े किए थे क्योंकि ये बिल्कुल डर था अनिल जी, बिल्कुल डर था। और मैं अपने व्यूअर्स को
ये चेतावनी देना चाहता था आपके थ्रू जी बिजनेस पे। और मैं आज आप जैसे आप बोलते हैं ना सर, ये सिर्फ जी बिजनेस में चेतावनी दी गई होगी और कहीं नहीं दिया गया होगा कि ऊपर में टॉप पे फंसना नहीं है, नीचे की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और देखिए अनिल जी, आधे घंटे के अंदर ही मार्केट का क्या हाल कर दिया है। तो ये बहुत जरूरी है अनिल जी, मार्केट में कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए। जो वीकनेस है, जो वीक सेक्टर्स है, वीक स्टॉक्स हैं, वो रहेंगे। और मैं आपको जरूर ऐसी पिक्स हमेशा देता रहूंगा क्योंकि ये मार्केट है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक तो आशु जी ने और दूसरे वरिंदर जी ने, वरिंदर जी बार बार एक ही चीज को पकड़ के बैठ गए। अरे मैथमेटिक्स बराबर नहीं है, आएगा कैसे? हाँ, फॉर्मूला लग नहीं रहा, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, अब दिख रहा है। सर मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ आपको। देखिए हम कम से कम 6 महीने से या 1 साल से ऑटोज का हाल देख रहे हैं क्या हो रहा है। 52 वीक लो पे सारे के सारे हैं, 30-40% हो गया है। आपको लगता है कि ये जो दो व्हाटएवर पॉलिसीज आई हैं अभी कि भैया मैं फार्म लोन वेवर कर दूंगा या कम कर दूंगा, सपोर्ट कर दूंगा, वो 2-3 महीने में सब कुछ चेंज कर देगा। कि हाँ भी मारुति 8-10% एक दिन में भाग जाएगा, अगले महीने वो बोलेगा कि मेरे जो ग्रोथ नेगेटिव में हो रही है अगले महीने से मेरा 5% 10% ग्रोथ आना चालू हो जाएगा। वो संभव नहीं है। सो एक तरफ है सेंटीमेंट, एक तरफ है नंबर, और नंबर में दिख रहा है कि अभी उनको टाइम लगेगा, ऑटो सेक्टर को टाइम लगेगा। पॉइंट है कि सब बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। आप 3 महीने बाद एक्चुअल नंबर देखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी होंगे कि क्या आएगा। अभी तक थोड़ा सा अभी भी वो नहीं बन रहा, बट आई डोंट बिलीव दैट एकदम चीज़ें चेंज हो जाएंगी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। आप कितना भी कर लो, या एनबीएफसीज के लिए, हाउसिंग फाइनेंस के लिए। वरिंदर जी देखिए, एक दिन में तो कुछ नहीं बदलता। नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना सर। अरे सर एग्री, बट 2-3-4-5 साल से हर वक्त बजट में यही आता है और उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। वो कौन सा प्रॉब्लम है ज्यादा। जितनी दवा की मर्ज उतना बढ़ता गया। ये रियल एस्टेट सेक्टर का हाल है सही, जितना उनमें घुसो ना अंदर उतना ज्यादा प्रॉब्लम। अरे बहुत देर से डीडी शर्मा साहब और हमारे विकास सेठी साहब का बजट के बाद से अभी तो कुछ कहा नहीं। एक्चुअली सेठी साहब के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। अच्छा पूछो। वो जरा सेठी साहब, जरा आईसीआईसीआई बैंक में हो क्या रहा है ये? अब तो सब कुछ हो गया ना, अब तो पता लग गया कि चंदा कोचर हैं बाहर, डीडी शर्मा साहब से कर दिया। शर्मा साहब आपसे ही चलिए, आप ही बताइए। अब तो सब कुछ क्लीन हो गया, नंबर्स भी आ गए, मैनेजमेंट का भी पता लग गया स्टांस का, फिर भी ये शेयर गिर क्यों रहा है? देखिए आईसीआईसीआई बैंक में ये हो रहा है कि जो अनकन्फर्म्ड खबरें आ रही है वो ये है कि आईसीआईसीआई के बोर्ड के खिलाफ एक क्लास एक्शन सूट कोई फाइल हो सकती है यूएस के अंदर। उस डर के कारण कल जो है वो शेयर में भारी गिरावट आई थी और आज भी उसी प्रेशर के अंदर जो है वो शेयर आया हुआ है। अदरवाइज मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मेजर इशू है। ओके, किरण जादव साहब से भी मैं पूछना चाहता हूँ। किरण जी, बहुत देर से आपके चार्ट्स वगैरह कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सब सिस्टम विस्टम बराबर है ना, एकदम कनेक्शन वगैरह? कनेक्शन वगैरह सर गुड क्वेश्चन अनिल जी, गुड क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं भी पूछ चुका हूँ इनसे। आप और आपके पड़ोसी शुभम जी, नितिन जी तो क्या है, बहाना बना लेते हैं कि मेरे डेटा तैयार हो रहे हैं, तो और तो क्या पूरे डेटा की बात करते हैं, हम उन पे तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जरा आप अपने डेटा वगैरह तैयार कीजिए, हम थोड़ी देर में आपके पास आ रहे हैं और मैं जानना भी चाहता हूँ एक्शन क्या हो रहा है। लेकिन तब तक हम थोड़ा एक्शन बाजार का देख लेते हैं कि कहाँ पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। टू व्हीलर स्टॉक्स डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग और मंथली सेल्स के आंकड़ों के दम पर बढ़ रहे हैं, लेकिन एक और स्टॉक है जहां पर बड़ी कमजोरी सुबह से बनी हुई है, वो है वेदांता। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। अब फाइनली मैंने ना मतलब दिल को कितनी राहत पहुंची मैं बता नहीं सकता जिस स्टॉक को देखकर, वो है बैंक ऑफ इंडिया। जिस दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद हमने कहा था कि ये तो बड़े बहुत ही खराब रिजल्ट है। हालांकि गैप से खुला भी था उस दिन, 82-83 रुपए का लो बनाया, लेकिन उसके बाद ऐसा वो लो तो बनाया जो बनाया, उसके बाद जो बेवकूफ़ बनाया उसका बता नहीं सकते जो भागा। अब आज ये इस स्टॉक की मतलब क्या कहना चाहिए, तासीर हो गई है, फितरत हो गई है। जो खबर आएगी उसका उल्टा करूंगा। आज खबर आई कि पीसी से बाहर निकल रहा है, तो अब इनको ये लग रहा है क्यों निकल रहा, नहीं निकलता तो ठीक था, ऐसा लग रहा है। बैंक ऑफ इंडिया, किरण जी जरा इस पर राय दीजिए। बैंक इंडिया में काफ़ी वीकनेस देखने को मिल रही है और जिस तरीके से ये स्टॉक नीचे फिसल रहा है, मेरा मानना है कि और भी जगह बिल्कुल बाकी है। इसने एक ऊपर में जो कंसोलिडेशन का अपमूव दिया था उसका ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। तो अभी शॉर्ट पोजीशन जिनके हैं उनको शॉर्ट पोजीशन रखने चाहिए। 100 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा और कल के लिए टारगेट्स रहेंगे करीबन 91-92 के। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त बैंक ऑफ इंडिया पर। लेकिन इस बीच अब एक और कॉर्पोरेट दिग्गज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, वो है पवन गोयनका साहब, महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि वाकई में जो कंजम्पशन बढ़ेगा उसका कितना फायदा ऑटो सेक्टर को मिलने वाला। आज तो ऑटो सेक्टर तेज रफ्तार में। इस बीच आशु से एक सवाल है। आशु,
इससे पहले क्या ना अभी हर सेक्टर को लेकर जो भी अनाउंसमेंट हुई है, वीरेंद्र ये कह रहे हैं कि वो तो बहुत टाइम लगेगा। एक मिनट में एक बार पवन गोयनका साहब जुड़ चुके हैं, तो मैं एक बार पहले पवन गोयनका साहब के पास चलता हूँ। देश के दिग्गज ऑटो सेक्टर की कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के एमडी हैं पवन गोयनका साहब, और उनसे पूछते हैं सर, आज तो आपके सेक्टर के लिए वाकई में मार्केट में तो बहुत बड़ा और बेहतरीन दिन है। ऑटो सेल्स के नंबर अभी आपके थोड़ी देर पहले आपकी कंपनी के भी आए, बाजार को बड़े पसंद आए, और ऐसा लग रहा है बजट भी आपके सेक्टर को पसंद आ रहा है। आपको कैसा लगा सर बजट? पहले तो अपनी पहला रिएक्शन उस पर दीजिए। देखिए, बजट जो हम सोच रहे थे उसी लाइंस पे था। ऑब्वियसली इंटरिम बजट है, इसलिए पूरा सब कुछ कवर नहीं हुआ है, लेकिन जो फार्मर्स पैकेज है, दैट फार्मर पैकेज इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। इसके अलावा जो उन्होंने लेबर के लिए जो किया है, जो वर्किंग क्लास के लिए और जो मीडियम क्लास के लिए किया है इनकम टैक्स रिबेट का, वो एक सरप्राइज़ था और एक पॉजिटिव सरप्राइज़ था, क्योंकि इससे जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, करीब 90% पॉपुलेशन एक तरह से कवर की जा रही है विथ ऑल द थिंग दैट हैव बीन डन। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब करते हुए भी जो फिस्कल डेफिसिट है उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। अभी 5.4% उन्होंने कहा है फॉर FY 19-20, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और हमने जो अभी तक नंबर देखे हैं, जो फाइन प्रिंट देखी है, उससे लग रहा है कि ये जो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का जो उनका कहना है, ये काफ़ी रीजनेबल, काफ़ी प्रैक्टिकल है। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये जो बजट है पॉपुलिस्ट थोड़ा ज़रूर है, क्योंकि प्री इलेक्शन में होना ही पड़ेगा, लेकिन उसके होते हुए भी एक रिस्पॉन्सिबल बजट है, प्रैग्मेटिक बजट है, जो कि फाइनेंसेस पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा है, एंड देयरफॉर आई वुड कंसिडर इट टू बी अ वेरी गुड बजट। गोयनका साहब, चूंकि आज ऑटो सेक्टर बड़ा तेजी में है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तेजी की वजह एक तो ये भी हो सकती है कि इस महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े लगभग सारी कंपनियों के अच्छे आ रहे हैं, और दूसरा हो सकता है बजट में सेक्टर के लिए बहुत कुछ अच्छा हुआ हो। आंकड़े तो हमने देखे हैं अच्छे ही हैं, लेकिन बजट में भी सेक्टर के लिए बहुत कुछ है क्या सर? बजट में डायरेक्टली कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो अभी ऑटो इंडस्ट्री के लिए ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। केवल उन्होंने एक मेंशन किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, लेकिन एक तरह से अगर कंजम्पशन बढ़ता है इकोनॉमी में, तो उस कंजम्पशन बढ़ने से इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी डिमांड बढ़ती है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ऑल द स्टॉक्स दैट परहैप्स आर इंडस्ट्रियल स्टॉक्स आर गेनिंग बेस्ड ऑन द बजट। So I would say it's because of that, the expected improvement in overall sentiment is what is leading to the auto stocks going up. एक और चीज जो आपसे जानना चाहता हूं मैं, वो ये कि खास तौर से कॉर्पोरेट इंडिया को उम्मीद ये थी कि भाई इस सरकार ने कहा था कि 25% तक टैक्स रेट लाएंगे, अब ये तो हुआ नहीं, थोड़ी निराशा है? मैंने पहले भी कहा था, बजट के पहले भी, कि ये हमारी उम्मीद है, लेकिन इसके साथ मैंने ये भी कहा था कि इस बजट में ये होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट, फिस्कल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। और अभी व्हेन सो मच इज़ बीइंग डन फॉर द सोशल साइड और फॉर द फार्मर्स, फॉर द मिडिल क्लास, इट वाज वेरी अनलाइकली कि कॉर्पोरेट टैक्स कम कर सकते हैं। अभी मेरी उम्मीद है कि जो फुल बजट आएगा जो नई सरकार बनने के बाद, उसमें फिर से ये बात देखी जाएगी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कम किया जाए, क्योंकि अभी इंडिया एक तरह से नॉन कॉम्पिटिटिव हो गई है ग्लोबली। जब अमेरिका ने टैक्स कम कर दिया है, तो ज़रूरी है कि इंडिया का टैक्स भी कम किया जाए। तो निराशा नहीं कहूँगा, उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद नहीं थी, एक्सपेक्टेशन था लेकिन उम्मीद नहीं थी, और हो सकता है कि शायद पूरे बजट में इस बारे में ध्यान दिया जाए। अनिल जी, पवन जी की कंपनी M&M ऐसी है जो 2 व्हीलर से लेकर डिफेंस की गाड़ियां सब कुछ बनाती है। आप किसी सेगमेंट में चले जाएं, SUVs में चले जाएं, सेडान में चले जाएं, 2 व्हीलर्स में जाएं, 4 व्हीलर में जाएं, सब कुछ M&M के पास है। और एक और चीज, न सिर्फ हिंदुस्तान में, दुनिया के हर कोने में, दुनिया के हर कोने में। कोरिया की कंपनी भी आपके पोर्टफोलियो में है। पवन जी, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, तो अभी एक इंटीरियम बजट हुआ है, अब वापस शक्तिकांत दास भी बोलेंगे, इसी महीने बोलेंगे और 10 तारीख से पहले बोलेंगे, ब्याज दरों की कटौती वहां से आ जाएगी सर? अभी कहना मुश्किल है। मैं सोच रहा हूँ कि शायद 25 बेसिस पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ओवरऑल जो भी इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि 25 बेसिस पॉइंट होना चाहिए जी। बिटवीन 0 and 25 इज व्हाट आई वुड से।
गोयनका साहब, आज हमारे पैनल पे एक खास मेहमान भी आप पहचानते भी होंगे, वरिंदर बंसल साहब हैं। आपको कई बार पहले भी इंटरव्यू किया, आज वैसे हमारे गेस्ट के तौर पे, लेकिन इनके पुराना जो अंदर का जो जर्नलिस्ट है ना वो थोड़ा जाग रहा है। एक सवाल पूछना चाहते हैं, आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें कहूँगा सवाल पूछ ले। जरूर। थैंक यू मिस्टर गोयनका सर। मुझे सर ये पूछना था कि विद ये जो फार्म पैकेज दिया है अभी 75,000 करोड़ का, आपको लगता है कि इससे कुछ भी ट्रैक्टर वॉल्यूम पे फॉर M&M फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो उसको कितना टाइम लग सकता है? देखिए, जो 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं दोज फार्मर्स दैट हैव लेस देन 2 हेक्टर लैंड, और ये जो 2 हेक्टर कम लैंड वाले फार्मर्स हैं वो ट्रैक्टर्स नहीं खरीदते हैं, तो इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो ये 6,000 रुपये जाने से एक ओवरऑल फार्म सेंटिमेंट इम्प्रूव होगा, और फार्म सेंटिमेंट इम्प्रूव होने से उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जरूर आएगा ट्रैक्टर की बिक्री पर। नॉट दैट दीज फार्मर्स हु विल गेट 6,000 रुपीज विल बाय ट्रैक्टर्स, दे विल नॉट, but there will be positive impact. But do you think that this may at all impact in a positive way for the auto sector, if not the tractors? Because आपके पास ऑटो सेक्टर का भी पोर्टफोलियो है। अगेन जो हमारी गाड़ियों की बिक्री होती है वो 50-50 करीब है, आधी ऑटो, आधी रूरल सेगमेंट में और आधी अर्बन सेगमेंट में। अगर फार्म सेक्टर इंप्रूवमेंट होता है तो रूरल सेगमेंट इंप्रूवमेंट होता है, रूरल सेगमेंट इंप्रूवमेंट होगा तो ऑटो सेक्टर में भी इंप्रूवमेंट होगा। तो बेसिकली मेरा कहना यह है कि जब कंजम्पशन बढ़ रहा है इकोनॉमी में, और जो 3 चीज़ें जो की गई हैं आज, जो मीडियम क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स का रिबेट, और जो फार्मर्स के लिए 6,000 रुपये, और जो वर्किंग क्लास के लिए मेगा पेंशन, वो तीनों चीज़ों से कंजम्पशन बढ़ेगा। और मे बी इट वोंट हैपन नेक्स्ट क्वार्टर, लेकिन कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ने से जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रैक्टर हो, एग्री मशीनरी हो, ऑटो हो, सब में, 2 व्हीलर स्पेशली, उसमें ज़रूर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। पवन गोयनका साहब, MD महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो बताते हुए बजट पर अपनी राय। लगातार हर एक शेयर पे, हर एक मूव पे आपको बिल्कुल बारीकी से और आसान भाषा में आपके सामने बात रख रहे हैं। जब बजट की बात थी तब तो थी, लेकिन बजट से पहले भी हमने जब मार्केट का एनालिसिस कर रहे थे ये बात बिल्कुल साफ किया था कि शायद आज 11,000 पार करना मुश्किल हो जाएगा। शायद नहीं, पक्का। हाँ, शायद नहीं, शायद में तो वो वैसा हाल हो जाता है। इसको करेक्ट कर देता हूँ। बिल्कुल, शायद में तो कभी कभी ऐसा होता है। देखो, इस शेयर पे ध्यान रखना, फिर ध्यान रखने के बाद वरिंदर ऐसे ही होता है ना, फोकस रखना। बढ़ गया तो देखो, मैंने बोला था ध्यान रखना, घट गया तो बोला था ध्यान रखना। मैं इस वर्ड को वापस लेते हुए कहता हूँ कि हमने सुबह कहा था कि 11,000 नहीं जाएगा, 11,000 नहीं गया, और आपको 650 से 11,000 के बीच में, यानी कि 10,650 से 11,000 के बीच में निफ्टी रह सकता है। इसके प्रबल ज्यादा चांसेस हैं, वो आपके सामने दिख रहा है। खैर, इस बीच एक नोटिस मैं आपको और करवा दूं, वो है रुपया। एक बार जरा रुपया भी आप देखिए, ये 34 पैसे और कमजोर हुआ है, दिन के निचले स्तरों पर आया। दीवान हाउसिंग नीचे आ गया, ICICI बैंक से बैंक निफ्टी नीचे है, और अब निफ्टी में भी कुछ खास बचा नहीं है, ये भी 10,850 के नीचे आ रहा है, दिन के निचले स्तरों पर। इससे वापस कुणाल जी, राकेश जी तैयार है तो आप पहुंचे बजट कैफे, और आज तो बिना बिगुल वाली पिक्स है। तो कुणाल जी आपसे ही कर रहे हैं शुरुआत, बाद में फिर बंसल जी बताएंगे, पहले आप बताएं। देखिए अनिल जी, बिकवाली की राय है, और ऐसा काउंटर हमने चुना है जिसमें हमें आशु जी का भी समर्थन हासिल है, और ये काउंटर है रिलायंस कैपिटल, जिसने कि एक मेजर सपोर्ट को 194 का एक बहुत अहम सपोर्ट था जिसको अभी अभी ब्रिज किया है। बाजार का मूड बिगड़ा है, और जो कमजोर शेयर हैं वो मुझे लगता है कि और कमजोर होंगे, तो रिलायंस कैपिटल मौजूदा स्तरों पर अग्रेसिवली शॉर्ट करना चाहिए। ओवर टू राकेश। अनिल जी, काफ़ी खराब टेक्निकल पैटर्न है, इनफैक्ट दीवान हाउसिंग से खराब पैटर्न है, और धीरे धीरे करके निकल रहा है, और मुझे लगता है अनिल जी, कल भी इस पर बात करी थी, 130 की तरफ जा रहा है, और अब ऊपर में जो आज का हाई है 197, 200 के अराउंड एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है, और ऐसा लगता है एटलीस्ट 2-2.5 महीने के लिए स्टॉक यहाँ तक नहीं जाएगा, और नीचे में 130 तक गिरने का पोटेंशियल रखता है। और ये वो स्टॉक है जिसमें आशु जी, किरण जी सब एक मत हैं, और यहाँ पे बिकवाली की राय है। मेरी समझ से 197 का स्टॉप लॉस 130 के टारगेट के लिए बेचना चाहिए। ओवर टू आशु जी। अनिल जी, मैं एक चीज जानता हूँ आशु जी, कुछ शेयर ऐसे हैं ना जिनमें आपको है ना अंशल जी, आशु जी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। हाँ। ये उनके आशीर्वाद के बगैर ही गिर जाएंगे। आशु जी ठीक है ना? अनिल जी, इसमें थोड़ा सा ना इन्होंने जो फैक्ट्स है ना उसको थोड़ा सा वो रिग मरोल कर दिया, तोड़ मरोड़ के पेश किया। हाँ, तोड़ मरोड़ के पेश किया। वो फैक्ट ये है कि पिछले 1 घंटे से 198.99 से मैं इन सबसे साथ ढूंढ रहा था कि बेचने की राय दे दो, बेचने की कंफर्मेशन दे दो, बट 194 से टूटने के बाद इन्होंने दी, जो मुझे कुणाल जी हमेशा ब्लेम करते हैं कि आप प्रीएम्प्ट करते हो। सर
आशु जी, उसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अब आप ये छोड़ दो, मैंने भी अब ये छोड़ दिया, मैं भी है ना अब उम्मीद छोड़ दी। उनके चार्ट्स पे जब आएंगे सिग्नल तभी देंगे, वो एकदम काम के पक्के हैं, वैसे देने वाले। अनिल जी आज तो मैंने एक चीज और बोल दी है आगे बढ़ के जी, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैंने। कुणाल जी को बोल दिया चार्ट में नीचे ड्रॉ कर देता हूँ अब आपके लिए, अगर आपके बाद में मैंने ये भी बोल दिया उनको। लेकिन इस बीच में एक चीज और बताना चाहूंगा, निफ्टी भी लाल निशान में आ चुका है, 6 पॉइंट नीचे है। 27,000 अब मेरा वैसे एक पुरानी कहावत है, लालच, आशु सर मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, लालच बुरी बला है, लेकिन ये लालच मैं करना चाहता हूँ क्योंकि सुबह की रणनीति बड़ी सटीक और बिल्कुल फिट साबित हुई। बिल्कुल। तो अभी क्लोजिंग की रणनीति भी चाहिए निफ्टी की और बैंक बस। तो मेरे को 5 मिनट डेटा तैयार करने का मौका दें, तब तक मैं बात करता हूं। लेकिन इस बीच हिंदुस्तान में सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में से एक है, सबसे बड़ी कह सकते हैं आप, इंडिया इन्फोलाइन IIFL। उनके चेयरमैन निर्मल जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। निर्मल जी, स्वागत है। सबसे पहले तो बताएं सर, बजट थोड़ी देर पहले बाजार को अच्छा लग रहा था, अब निफ्टी, बैंक निफ्टी सब लाल निशान में, सेंसेक्स सब लुढ़क गए, अचानक से मूड बदल गया, ऐसा क्यों सर? ये तो हर 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट का जो मूड है वो तो आपके टेक्निकल एनालिस्ट ही बता पाएंगे, क्योंकि बाजार है वो तो ऊपर नीचे होते रहता है। मतलब मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता कि बाजार ऊपर क्यों था नीचे क्यों हुआ, पर कुल मिला के बजट अच्छा है और ये मार्केट का जो मीडियम टर्म फंडामेंटल आउटलुक है वो भी अच्छा है जी। अब जो बजट में फार्मर्स और किसानों और मिडिल क्लास के लोगों के लिए जो टैक्स में जो राहत है और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है उससे करीबन 15 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा, तो उनकी जो कंजम्पशन करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो डिमांड बढ़ती है और इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। कुछ लोग कहते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ इन्हीं मेजर से आ सकती है, कंजम्पशन बूस्टर से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और उसके अलावा अगर हम अंतर्राष्ट्रीय वो भी देखें रुझान, तो चाइना स्लो डाउन हो गया है काफ़ी। चाइना में 30 साल में सबसे स्लो ग्रोथ इसी साल हुई है और जो विदेशी निवेशक हैं उनके लिए इंडिया एक बहुत ही एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जिसमें हाई ग्रोथ है। तो सूनर या लेटर जब भी अगर माहौल अच्छा होता है तो पैसा यहाँ पे आएगा, और जो डोमेस्टिक पैसा है वो भी म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में आ ही रहा है लगातार। तो अगर जो इंटरमीडिएट ऊपर नीचे बाजार चलते रहेंगे, पर अगर आप 1 साल 2 साल या 3 साल का व्यू लें तो बाजार का जो अंडरलाइन मैक्रो है वो अच्छा है। ठीक बात है, तो अंडरलाइन कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छा, बजट में सर कुछ खास बात जो आपको पसंद आई हो कि ये काम बहुत अच्छा हुआ है? तो कुछ चीज़ें जैसे कि इनकम टैक्स में काफ़ी सारी उन्होंने कहा है कि जो असेसमेंट होते हैं उसमें आपको इनकम टैक्स ऑफिसर को पर्सनली मिलने की ज़रूरत नहीं होगी, 24 आवर्स में असेसमेंट हो जाएंगे। उसके अलावा ये जो ऑफकोर्स 2.5 लाख से जो 5 लाख किया, काफ़ी प्लेजेंट सरप्राइज था, क्योंकि ज़्यादातर फिनांस मिनिस्टर्स एक छोटा कदम लेते हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा 3 लाख कर देंगे। और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में कहा है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे अग्रणीय कंट्री बनेंगे, तो ये सब चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है। ज़्यादातर क्या होता है कि इंटरिम बजट या जो इलेक्शन के पहले का बजट होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, बजट एकदम इंसिपिड होता है, उसमें न तो कोई पॉजिटिव ना नेगेटिव। पर इस बार का जो बजट है उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो जो मेरे ख्याल से बिग बैंग रिफॉर्म कह सकते हो उनको, या काफ़ी पॉजिटिव स्टेप्स कह सकते हो। जैन साहब, कुछ और ऐसा जो इंटरिम बजट होने के बावजूद वित्त मंत्री और कर सकते थे जिससे बाजार का मूड सुधरता, कुछ चीज मिसिंग है? कर सकते थे, क्योंकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तक कोई उसमें कोई इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ है वो कंजम्पशन से ड्रिवन है, पर इन्वेस्टमेंट को ड्राइव करना बहुत जरूरी है। और जो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी स्लो हो गया है। और उसके लिए मेरे ख्याल से जब एक बार कोई स्थिर सरकार आएगी इलेक्शन के बाद में, तो हम कुछ देखेंगे। और जो कैपिटल गेंस टैक्स है या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, ये भी फिलहाल तो ऐसे ही है, पर इसमें कोई ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी लोगों की। तो कुल मिला के मैं कहता हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से बजट काफ़ी अच्छा है। सर, अब 2 चीज़ें हैं, उस पर मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूँ। एक तो ये कि अब जो आने वाली पॉलिसी है अगले हफ्ते, उसमें क्या उम्मीद की जाए, ब्याज दरें घटेगी? और दूसरा, अब से लेकर बजट तक बाजार पर आपका व्यू, क्या कुछ झटका लग सकता है, उसके लिए तैयारी रखनी चाहिए?
सो क्रेडिट पॉलिसी में समझो 25 से 50 बेसिस पॉइंट रेट कट आनी चाहिए, 25 या 50 दोनों में से एक आएगा। और यहाँ से इलेक्शन तक मार्केट वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि लोग पॉलिटिकल क्यूज हैं, ग्लोबल फैक्टर्स हैं, तो आई थिंक आप मार्केट को वॉलेटाइल रहेगा वैसे ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये 25 से 50 बेसिस पॉइंट करें इसी पॉलिसी में सर? 25 बेसिस पॉइंट तो मुझे लगता है डेफिनेटली आना चाहिए, पर 25-50 भी हो सकता है। वाह क्या बात रेट है, कट बहुत ही बढ़िया सर। अगर आधा % रेट कट हो गया तो मतलब मैं तो बहुत खुश होऊंगा। एक बार फिर से है ना, उसके बाद आपका इंटरव्यू ड्यू है। जैसे आधा % रेट कट, आपकी एकदम बोल्ड और ब्यूटीफुल कॉल है, क्योंकि आमतौर पर लोग है ना साफ साफ कहने से परहेज करते हैं, लेकिन आपके जो दिल में होता है वो आप राय साफ साफ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी, वक्त निकालने के लिए। इस बड़े दिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे दर्शकों से बातचीत की। तो धन्यवाद। IIFL चेयरमैन निर्मल जैन साहब ये कहते हुए कि सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कि ब्याज दरों में कटौती इसी पॉलिसी में हो सकती है। आइए, इस बजट की सबसे बड़ी बात, 75,000 करोड़ का किसानों के लिए राहत पैकेज। पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उन्हीं से जायजा लेते हैं ये राहत पैकेज किसानों के लिए कितना कारगर है। सिराज हुसैन साहब, स्वागत है आपका। सर बताएं, काम करेगा ये पैकेज किसानों के लिए? नहीं, देखिए ये तो बहुत अच्छा है और काफ़ी दिनों से इसके बारे में बातचीत हो रही थी। जब से तेलंगाना ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सपोर्ट की स्कीम लागू करी थी, तभी से ये चर्चा हो रही थी कि तेलंगाना का मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है, साफ़ सुथरा मॉडल है, मिडिलमैन को हटा देता है, सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा दिया जाना चाहिए। हालांकि नीति आयोग को इसमें शुरू में रिजर्वेशंस थे, लेकिन ये खुशी की बात है कि नीति आयोग ने और सरकार ने तेलंगाना मॉडल को अपनाते हुए ये फैसला किया और 6,000 रुपये दिए जाएंगे। जहाँ तक मैं समझा हूँ बजट डॉक्यूमेंट को देख के, तो ये इस पर निर्भर नहीं है कि उस किसान के पास कितनी ज़मीन है। 2 हेक्टेयर तक जो भी किसान हैं सभी को 6,000 रुपये मिलेंगे साल में, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से अच्छा कदम है। अब ये बात अलग है कि जो गरीब स्टेट्स के किसान हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह, उनको ज़्यादा फ़ायदा है, और जो अमीर स्टेट्स के किसान हैं जैसे पंजाब के हैं, वहाँ तो ऑलरेडी वो 23,000 रुपये कमा रहे हैं महीने में, तो उनको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। हुसैन साहब, इसी पैकेज से तस्वीर कुछ बदलेगी? वैसे सरकार कह रही है हमारी महत्वाकांक्षी योजना है, हम सीधा पैसा दे रहे हैं, क्या कुछ अभी भी और करना बाकी है इस तरह का और बहुत बड़ा और कई सालों तक? नहीं, बहुत कुछ बाकी है। ये तो असल में ये तो जिसको हम कहते हैं कि एक पैलिएटिव केयर है, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक आप हर रीजन के किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं निकालेंगे, तब तक उनकी आमदनी में इजाफा नहीं हो सकता। अब मिसाल के तौर पे जो बिहार के किसान हैं, देखिए ज़्यादातर एरिया में बिहार में पानी की समस्या नहीं है, तो उनको इरिगेशन की प्रॉब्लम नहीं है। उनकी प्रॉब्लम यह है कि बिहार में मंडियां नहीं हैं और हमेशा उनको दाम MSP से बहुत नीचे मिलते हैं। तो पंजाब के किसान की ये समस्या बिल्कुल नहीं है। पंजाब के किसान के लिए मंडी अवेलेबल है मगर उसके पास पानी नहीं है। तो पूरे देश के सारे किसानों के लिए एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला नहीं हो सकता, और आज नहीं तो कल भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ बैठ के काफ़ी वक्त इस पे लगाना पड़ेगा, जैसा कि GST के लिए लगाया। देखिए, GST को शायद कोई और सरकार नहीं ला सकती थी, क्योंकि व्यापारियों का इतना ऑपोजिशन होता अगर कोई और सरकार लाती कि वो उसको लागू करना संभव नहीं होता। उसी तरह की कोशिश इसके लिए भी करनी होगी। ठीक है हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुझाव बेहद काम आएगा। उम्मीद करते हैं कि सरकारें सुन भी रही होंगी सुझाव को कि अलग अलग किसानों के लिए अलग अलग मॉडल बनाइए, तो पहुंचाएंगे हम बात। बिल्कुल पहुंचाएंगे। और ये बात तेलंगाना से और उड़ीसा से भी साफ हुई है, जब सरकार ने, केंद्र सरकार ने बकायदा इस फैसले को भी माना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज जी बिजनेस को आपने समय दिया। और इस बीच डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। 2,850 करोड़ ये है आय का आंकड़ा और 485 करोड़ ये है मुनाफे का आंकड़ा। मुनाफे का आंकड़ा दिखेगा आपको उम्मीद से बेहतर, 382 करोड़ का अंदाजा था, आया है 100 करोड़ ज्यादा। लेकिन बहुत खुश मत होइए, एक बार देख लीजिए, अन्य आय या फिर वन टाइम गेन्स हो सकते हैं, इसलिए 100 करोड़ ज्यादा आता हुआ दिख रहा है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आय का आंकड़ा उतना दमदार नहीं है जितना हम सोच रहे थे। तो आय का आंकड़ा हमारा अंदाज था 5,250 करोड़ का,
तो उस लिहाज से आय में कोई खास बढ़त नहीं है, लेकिन मुनाफे में बढ़त है। इसका मतलब कुछ न कुछ एडजस्टमेंट वाला मामला है। वो एडजस्टमेंट क्या है देखेंगे। 11% के आसपास मार्जिन रहने चाहिए, वो हम आपको बताएंगे कि मार्जिन किस तरह के रहते हैं। लेकिन उससे पहले दोनों तरफ की गोल 22%, तो फिर मार्जिन ठीक दिख रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ, तो फिर ऐसे में एक बार गोल पोस्ट जल्दी से बता दिया जाए। कुणाल जी तैयार है? मुझे लगता है देखिए, जो सबसे क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है वो 2740 पर है। 2740 के नीचे निकला तो ये स्टॉक कमजोर हो जाएगा। अभी स्ट्रक्चर बहुत शानदार और बहुत दमदार दिखाई देता है। मुझे लगता है 2740 का एक स्टॉप लॉस लेकर इन स्तरों पर बाय करना चाहिए। डॉक्टर रेड्डी आपको 2800 के पार जाता हुआ आज दिख सकता है, तो 2812 का टारगेट होना चाहिए और 2740 का स्टॉप लॉस। 2740 टूटा तो यहां पर 2700 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स और नंबर्स के साथ साथ एनालिसिस। अब बात निफ्टी की। एक मिनट, 2740 के अगर ये नीचे नहीं गया तब तक ये स्ट्रांग माना जाएगा। 2800 आज में दिखा भी सकता है। 2780 ऑलमोस्ट आ चुका है ये। एक मिनट, 2800 के पार क्या ये बताइए कुणाल जी, और फिर उसके बाद आशु जी को दीजिए माइक। देखिए अनिल जी, ये स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है और मुझे लगता है कि 2850 के लेवल्स भी पोजिशनल बेसिस पर इस पर आ सकते हैं। आज का इंट्राडे टारगेट मेरा 2800 और 2812 का है, लेकिन 2800 तो डन, ऑलमोस्ट डील डन। 2795 का हाई लगा दिया है। 2850 अनिल जी मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस पर आना चाहिए। डॉक्टर रेड्डी बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है, बिल्कुल बाय करके चले। आशु जी बोलिए। अनिल जी, मैंने सुबह एक पेयर ट्रेड दिया था, अगर आपको याद हो, आज आप काफी बिजी थे, फिर भी रिमाइंड करा देता हूँ। हाँ। एक एक्सिस बैंक लेना था जो कि 1% डाउन है, और यस बैंक बेचने के लिए कहा था 5% डाउन है। अब ये सर मार्केट की उथल पुथल हो गई है, एक्सिस बैंक में फिर से एक नया बाय बन के आया है। कि मार्केट की उथल पुथल ऐसी है, अगर कोई डर रहा है तो फ्यूचर ना लेके मैं एक स्ट्रैटेजी देना चाहता हूं एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक इन द मनी कॉल लेनी है 700 रुपए वाली। 700 के स्ट्राइक रेट की इन द मनी कॉल है 33 रुपए, और एक्सिस बैंक का नहीं, हाँ 33-34 रुपए, और एक्सिस बैंक का रेट है 718 रुपए। तो आप फ्यूचर से 15 से 16 रुपए का प्रीमियम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इसके अगेंस्ट 750 की एक कॉल बेच दीजिए सर 11 रुपए में, तो आपकी कॉस्टिंग सिर्फ 3 रुपए रह जाएगी। और अगर दो भी बेच सकते हैं तो बेच दीजिए, उसके बाद तो कॉस्टिंग और भी कम हो जाएगी। आपकी सेफ्टी है 790 रुपए तक, और मुझे लगता है कि ऊपर जाएगा और 750 के आसपास स्टेबल रहेगा। अगर 1-to-1 करते हैं तो शायद जल्दी प्रॉफिट आ जाएगा, बुक कर सकते हैं। 1:2 करते हैं, थोड़ा टाइम रखना पड़ सकता है, बट ये रेंज एक्सिस बैंक की नहीं बनेगी। 750 तक जाएगा, सिर्फ 11 या 12 रुपए की कॉस्ट में 700-750 1:2 बुल स्प्रेड एक्सिस बैंक में बनाना है सर। बस एक्सिस में एक ही चीज है कि कभी भी सूटी का स्टेक से ला सकता है, सूटी का स्टॉक से कभी भी। और मुझे लगता है कि मार्च के पहले वो लोग करेंगे। तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए वरिंदर कि जिस दिन सूटी का स्टेक सेल आए उस दिन फिर बस जैसे ही सेल हो, नहीं वो तो डिपेंड करता है, तलवार हट गई ना फिर। वो इतना खतरा बना हुआ है कि कब आएगा कब आएगा। नहीं बट मैं जस्ट बिकॉज कि उसको 80,000 को ट्रेस करना है, खत्म करना है, कहीं से तो लाएंगे, आएगा वो मार्च के पहले उनको लेके आना पड़ेगा। कब आएगा नहीं आएगा। 40-50 हजार करोड़ रुपए हैं सूती के इन्वेस्टमेंट में, दोनों L&T, एक्सेस और ITC तीनों मिला के 60,000 करोड़ है। डन, ठीक है। इस बीच अब आते हैं निफ्टी के स्ट्रेटजी पे। सुबह हम यही बात कर रहे थे कि 11,000 जाएगा नहीं और 650 तोड़ेगा नहीं, और बैंक निफ्टी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि 26,900 से आज हमारी मिडिल रेंज है, उसको बिल्कुल तोड़ेगा नहीं। 26,900 एक्सट्रीम रेंज नीचे की, वो नहीं तोड़ी, उसको नहीं तोड़ी, वहीं से घुमाए। तो अब क्या रणनीति, पहले अभी क्या डाटा, पहले निफ्टी से देखिए। पहली चीज तो मैं बताऊं, मुझे नहीं लगता कि 10,800 के नीचे क्लोज होगा, इसलिए नहीं कि अब आप ऊपर आ गए, लेकिन अगर आप थोड़ी देर पहले भी पूछते तब भी डेटा में ये दिख रहा है कि 10,800 के नीचे क्लोज होने का मूड नहीं है। और जब तक आप 10,800 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक ऐसे बहुत डरने घबराने की भी जरूरत नहीं। ये बजट के दिन इतना उतार चढ़ाव तो होना चाहिए। तो आप ये समझिए ना, कम से कम एक साइड तो नहीं जा रहा, दोनों साइड तो मौके दे रहा है। अगर एक ही डायरेक्शन में कहीं बहुत ऊपर या बहुत नीचे होता तो क्या करते हैं। तो कुल मिलाकर बचे हुए समय के लिए 10,900 आपका निर्णायक लेवल है। 10,800 के नीचे आप जाएंगे नहीं, और वही 10,975 11,000 वो रेंज है। 10,987 पिछला हाई है, वो पार नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिन बाजार इसी रेंज में 200 पॉइंट के रेंज में थोड़ा और वक्त बिताएगा। डेटा बनने देते हैं, उसके बाद देखेंगे। ये है अगर आप भी कहेंगे कि इस वक्त ट्रेड क्या खरीदारी का करना है, 10,900 के आसपास नहीं खरीदेंगे, आज के लिए छोड़ दीजिए निफ्टी को। ठीक है। अब जरा बैंक निफ्टी का डाटा। बैंक निफ्टी मुझे नहीं लगता कि 27,000 के नीचे ज्यादा वीकनेस दिखा रहा है। हाँ है, थोड़ी वीकनेस है। और बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में एक खूबसूरती है, वीकनेस के लिए भी बैंक निफ्टी लीड लेता है और मजबूती के लिए भी लीड लेता है। पिछले 2 दिनों में मजबूती की लीड भी बैंक निफ्टी ने ली, और आज सुबह से कमजोरी की लीडरशिप भी बैंक निफ्टी ही ले रहा है। लेकिन मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि शायद 27,000 के नीचे बंद ना हो। तो जो हमारी रेंज थी 26,900 एक्सट्रीम लेवल नीचे की तरफ और 27,500 ऊपर की तरफ, तो 27,535 कुछ हाई बनाया है। एग्जैक्टली लगभग उसी लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी 600 पॉइंट आया है। तो दोनों तरफ आपको मजा दिया है इसने। अब देखिए 27,200
इसके पार निकलकर टिकता है 27,150, 27,200 यही रुकावट का लेवल है। तो आपको करना क्या है, मैं सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। 27,300 के आसपास आता है शॉर्ट कीजिए, 27,000 के आसपास आता है लॉन्ग कीजिए, 27,000 के आसपास आता है 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 27,900, 27,300 के आसपास बेचिए, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 27,400, यहाँ भी छोड़ दीजिए, देखिए खाली। मतलब 27,000 से 27,300 की रेंज है मोटा मोटी। इससे बढ़िया स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, जो मैं आपको थोड़ी देर में, जब आप चाहें, मैं कल के 2000 दे दूं। कल के 2000 में? हाँ हाँ, लेकिन तब तक हमारे बजट कैफे में बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, वो ले लीजिए। विश्वेश के पास है एक कॉल। विश्वेश, बताएं आपकी तरफ से आज का ट्रेड और कौन सा है? मेरे हिसाब से हमने जब बजट चल रहा था उस वक्त 10,900 के ऊपर निफ्टी बाय दी थी, और हमने एग्जैक्टली जब 11,000 था उस वक्त इंडिकेट किया था कि 10,985 स्पॉट में बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, और वहाँ पे बुक भी कर दिया था। मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन में जो सबसे इंटरेस्टिंग डेटा है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ये है कि 10,800 के पुट ऑप्शन में 10 लाख शेयर जुड़े हैं, 10,900 के पुट ऑप्शन में 9 लाख शेयर जुड़े हैं। इवन दो हम ऊपर से 150 पॉइंट नीचे आए, ये पुट राइटर्स आर नॉट अनवाइंडिंग द पोजीशन। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट डे ऑफ सीरीज है और मेरे हिसाब से काफ़ी उठापटक हो गई, वॉलेटिलिटी क्रश होगी। तो अगर मैं राइटर हूं या मैं ऑप्शन ट्रेडर हूं तो मैं कैसे पोजीशन लेना चाहूँगा? इस अपॉर्चुनिटी का मैं शायद बाय साइड में ट्रेड करना चाहूँगा। तो मेरे हिसाब से आज का जो डे लो है वहाँ पे गैप है, तो गैप जब तक होल्ड करता है 10,830 तब तक मेरे हिसाब से निफ्टी फिर से 11,000 को चैलेंज करना चाहिए। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव कि बैंकिंग पैक में ICICI बैंक इज हैविंग सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द वट एवर द थिंग मैनेजमेंट रिलेटेड गोइंग ऑन। लेकिन एक्सिस बैंक में सिग्नेचर बाइंग है और मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक पूरे बैंकिंग को लीड कर सकता है, टर्न कर सकता है। तो निफ्टी खरीदनी चाहिए 10,830 के स्टॉप लॉस से। मेरे हिसाब से 10,900 के ऊपर में 10,980 और 11,000 एक्सिस बैंक और आप निफ्टी फ्यूचर्स दोनों की बात करें, ठीक है। इस बीच एक चार्ट कॉर्नर भी तैयार है बंसल जी, कुणाल जी का, फटाफट से वो भी देख लेते हैं। बंसल जी, पहले आप शुरू करें आज। देखिए डिम्पी जी, खरीदारी की राय है। TCS पर सुबह भी 2 बार दिया था और अब यहाँ पर एक कंफर्म क्लोजिंग आ रही है। एक बड़े चार्ट पर डिम्पी एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और जैसे मैं बोलता हूँ जहाँ मेरा कन्विक्शन हाई होता है, पैटर्न स्ट्रांग है, मैरिड टू दिस पैटर्न, मिस नहीं करना चाहिए। 70-80 रुपए यहाँ से बढ़ेगा अगले 2 से 3 दिनों के अंदर, जिस इंटेंसिटी का ब्रेकआउट है। स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए TCS ने एक दिसंबर के स्विंग हाई को आज पार किया है और इसी वजह से इसको एक रिन्यूड बाय कॉल हम लोग दे रहे हैं। TCS पर पहले कई बार खरीदारी की राय दे चुके हैं और इसने बड़ी तेजी भी दिखाई है। TCS में जो ब्रेकआउट है दिसंबर का, ये 2,000 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर 2150 तक के लेवल्स आपको TCS में कम समय में आते हुए दिखेंगे। 1997 पर स्टॉप लॉस रखें, 2100 का एकमात्र टारगेट है, तो 2100 के टारगेट से बाय करना है TCS। इस बीच SBI का एक बयान आ रहा है कि दीवान हाउसिंग में उसकी किसी तरह की कोई एक्सपोजर नहीं है। ये एक अपडेट था जो कि SBI के नंबर्स के साथ अब थोड़ा बाद में आया है, तो इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। आज के कल के 2000, बिल्कुल कल के 2000 दिए जा सकते हैं। तो कल के 2000 आपको देना। आज बिगुल सारे संसद में है, जरूरत ही नहीं है आज बिगुल की। बिल्कुल कल के 2000 में एक शॉर्ट कॉल है और ये कल के 2000 मतलब सोमवार के लिए 2000 है। हाँ। और बेचने की राय है और कुछ लोगों के चेहरों पे मुस्कान आएगी जो बजट कैफे में बैठे हुए हैं। बेचने की राय है SRF में। SRF है इस वक्त 1975 के आसपास चल रहा है, 1973 1975 कुछ ऐसा भाव चल रहा है। जी हाँ, और ये है 10% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ। और बेचने की राय मैं क्यों दे रहा हूँ वो भी बता दूं आपको। बेचने की राय देने के पीछे कारण है, कारण ये कि मंडे सोमवार 4 तारीख को आने वाले हैं नतीजे, और इस बार मेरा पूरा विश्वास है कि नतीजे कमज़ोर रहने चाहिए। और उसकी वजह बता दूं कि चाइना में जो शटडाउन था बहुत सारे प्लांट्स का पोल्यूशन की वजह से, वो खुल गए थे पिछले क्वार्टर में, और उसकी वजह से जो दाम घटे हैं इनके प्रोडक्ट्स के, मार्जिन पर जो दबाव आएगा वो नतीजों में साफ दिख सकता है। तो ये स्टॉक तो ऐसा है कि चाल एक तरफा चलता है, बस ये कि आपको चाल पकड़ में आ जानी चाहिए। अगर पकड़ में आ गई तो 200 रुपये मिलते हैं, लेकिन अगर नहीं पकड़ में, कहीं गलत जगह पे इसको बाय सेल कर दिया तो फिर वो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर करवाता है। तो ऐसा लग तो रहा है कि चाल पकड़ में आ रही है, और कारण ये भी है कि नतीजों का आपके पास सपोर्ट भी है। तो ऐसा लग रहा है SRF में एक शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। मेरे ख्याल से SRF हाल ही में बेचने की राय विश्वेश जी आपने दी थी क्या? जी बिल्कुल अनिल जी, आज के दिन में कॉन्ट्रेंट एक ही मात्र सेल कॉल था, वो था SRF। अरे वाह जी, मेरा ऐसा मानना है कि देखिए मोर और लेस पोजीशन क्या है, अगर आप देखेंगे तो रिटेल जो है जो मेरे हिसाब से हमेशा उल्टा खड़ा रहता है, उसकी स्टॉक्स में बाइंग पोजीशन है और इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन है। आज के दिन में जो ऊपर के लेवल से बुकिंग आई है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, वो बिकॉज ऑफ द SBI और ICICI बैंक आई है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक्स ब्रॉडर मार्केट में अभी वीक है, SRF में ब्रेकडाउन है। तो मेरे हिसाब से जो आप बता दो मुझे विश्वेश जी, जल्दी से लेवल बता दो, आज बजट का दिन, इतना टाइम नहीं है अपने पास में। मेरे हिसाब से सर 1950 और 1900 दो टारगेट नीचे में आने चाहिए। 1950, 1950 और 1902 टारगेट है।
ये सोमवार के लिए आप बोल रहे स्टॉप लॉस बताओ सर। अगर इस वक्त आप शॉर्ट कर रहे हो तो जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए फ्यूचर लेवल के हिसाब से 1988 का होना चाहिए। 1988 ओके। 1975 के आसपास शॉर्ट को लिया था, उसके नीचे अगर आप अभी भी कर रहे हैं लगभग वहीं पे कोई दिक्कत नहीं। 1988 का स्टॉप लॉस है। 1950 1900। बाजार के एक और जाने माने दिग्गज हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, सुदीप बंदोपाध्याय साहब, और उसके बाद नितिन जी भी अपनी कुछ ऑप्शन की रणनीति के साथ तैयार है। नितिन जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपकी ऑप्शन की रणनीति डेटा वेटा देखकर एकदम पुख्ता कर लीजिए। तब तक सुदीप जी से पूछते हैं उनकी राय बजट पर। सुदीप जी बताइए, बाजार के लिए बजट अच्छा है या खराब? जी, बाजार के लिए ओवरऑल मैं ये मानूंगा कि बजट ठीक ठाक है। ऐसा कोई बहुत बड़ा नेगेटिव बजट में नहीं है। यहाँ उम्मीद ये जरूर थी कि कैपिटल गेन्स टैक्स शायद चेंज कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अगर वो होता तो बाजार के लिए बहुत ही पॉजिटिव होता। पर जो मिला है कि आम आदमी के लिए टैक्स का छूट और फार्मर के हाथ में पैसा डायरेक्टली पहुंचाने की ऐलान, दोनों बजट को इनडायरेक्टली हेल्प करता है, क्योंकि इंडिया जैसे हम जानते हैं कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है और कंजम्पशन स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और कंजम्पशन को और भी बढ़ावा मिलेगा इन मेजर्स से, ये उम्मीद है। और हम लोगों को लगता है कि बाय एंड लार्ज बजट ठीक ठाक है अंडर द सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा अनिल जी कि इंटरिम बजट है तो इसका असर बहुत ही शॉर्ट पीरियड तक रहेगा, 3-4 महीने की बात है। पर ओवरऑल कंसिडरिंग एवरीथिंग हम लोगों को लगता है कि बजट ठीक है और बजट का ओवरऑल इम्पैक्ट मार्केट के लिए पॉजिटिव ही होगा। हालांकि बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिस पे मार्केट का ध्यान ऑलरेडी मूव कर चुका है और ये करना भी चाहिए, क्योंकि बजट का ऐसा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं है। ठीक है सुदीप सर, दो चीज़ें मेरे को पूछनी है। एक तो पहला रियल एस्टेट और दूसरा एग्रीकल्चर। इन दोनों पे ही आज पूरा फोकस था और इन दोनों पे बहुत ऐलान किए गए। कुछ तस्वीर बदलेगी, कुछ फर्क पड़ेगा? जी, रियल एस्टेट के लिए मैं पहले बोलूँगा ये बहुत ही पॉजिटिव बजट है। जो स्टेप्स लिए गए हैं रियल एस्टेट के लिए, छोटे छोटे स्टेप्स पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो स्टॉक इन्वेंट्री पे 1 साल का एक्सटेंशन दिया है कि बिफोर दे स्टार्ट चार्जिंग रेंट, नोशनल रेंट, ये एक्चुअली बहुत ही कॉन्टेक्चुअल है आज के दिन में। और बाकी सारे जो छोटे छोटे एग्जेम्पशंस इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को मिला है वो भी ओवरऑल रियल एस्टेट का डिमांड, अफोर्डेबल हाउसिंग का डिमांड बढ़ाने में मदद करेगी। तो आई थिंक इट्स ए फेयरली पॉजिटिव बजट फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। अगर एग्री की बात करें तो हाँ, डायरेक्टली फार्मर के पास पैसा पहुंचना एग्रीकल्चर के लिए और ओवरऑल फार्म सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। जो लीकेज नॉर्मली सब्सिडी में होता है वो नहीं रहेगा, तो पॉजिटिव है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र और ओवरऑल रूरल सेक्टर का रीजनरेशन के लिए जो स्टेप्स उठाने की बात हो रहे हैं, आई थिंक दैट शुड डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड हेल्प द फार्म सेक्टर एंड एग्रीकल्चर। तो आई वुड से कि इंटरिम बजट के तौर पे देखना चाहिए इसको, और इस नज़र से अगर देखें तो आई थिंक इट्स ए वेरी पॉजिटिव बजट फॉर बोथ एग्री एज वेल एज रियल एस्टेट सेक्टर। ओके, और इस बीच अचानक से बजट कैफे में भारी भरकम एक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो बजट कैफे में एक्शन बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक्शन की थोड़ी सी कमी हो रही है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ एक्शन बहुत जल्दी आ चुका है। तो वरिंदर बंसल हमारे आज के बजट के दिग्गज वो विदा लेना चाहते हैं। वरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मतलब जो आपने बजट समझाया काबिल तारीफ है। अब तो ऐसा होगा ही नहीं कि मैं, अब तो ऐसा होने वाला ही नहीं कि मैं कोई बजट आपके बगैर करूँ। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब करने में बड़ी हिम्मत और गट्स चाहिए कि नहीं ये सब बोल रहे हैं, ये टेली नहीं हो रही बैलेंस शीट, मतलब ये कोई आसान काम नहीं है। और इतनी हिम्मत, क्योंकि आप नेशनल टीवी पे हैं, आप तो जिम्मेदारी वैसे भी जानते हैं, इतना मीडिया में रहे हुए हैं, तो इतना कहना कि नहीं बराबर नहीं है। और उसके बाद 600 पॉइंट बैंक निफ्टी आया ऊपर से, 600 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरना, लगभग 250 पॉइंट निफ्टी गिरना मजाक नहीं है। तो बिल्कुल सही वक्त पर आपने चेताया भी कि ये मैथमेटिक्स बराबर नहीं है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, आपने अलर्ट भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बजट साथ में हमने सीखा हुआ है लास्ट 10 साल से कि नंबर को जल्दी जल्दी किस तरीके से रीड करे जाए, और यही मीडिया की खासियत थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही कुछ और बेहतरीन रिसर्च आपको वरिंदर बंसल की देखने को मिलेगी। लेकिन आज बजट पर आपने बजट की पाठशाला भी देखी और आज पूरा एनालिसिस भी देखा, अब आपको समझ में आ गया। अब है ना, एक चीज़ पक्का कह सकता हूँ वरिंदर में, ये कि हमारे दर्शकों को अब बजट से डर नहीं लगेगा। चलो, हो सकता है एक आध बार आपकी पाठशाला और देख ले, सुन लेना, प्यार होने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं बजट कैफे में। किरण जाधव साहब हैं कुछ अपनी पिक्स के साथ। किरण जी बताइए।
अनिल जी, शॉर्ट करने की राय है मदरसन सुमी। पहले तो नेगेटिव डाइवर्जेंस बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है और उसके साथ जिस तरीके से ये स्टॉक पहले फर्स्ट हाफ में ऊपर गया था, लॉन्ग ट्रैप्स हो चुके हैं और इधर से काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल जानी चाहिए। मेरा पहला टारगेट रहेगा 134 और मंडे के लिए टारगेट रहेगा 124। इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 142 का। ठीक है। तो चलिए ये आपके लिए। शुभम, आप भी कुछ कॉल देना चाहते हैं? और उसके बाद नितिन जी के पास भी शायद कॉल्स है। शुभम बताएं आप। बिल्कुल अनिल जी, एक शॉर्ट कॉल है सेल पे। सेल को अगर देखें तो आज मार्केट में इतना उछाल आया फिर भी कल के हाई के पार नहीं निकल पाया, तो अभी भी यहाँ पे स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है। मीडियम टर्म चार्ट पे ब्रेकडाउन तो थे ही और आज एक कंटिन्यूएशन पैटर्न से भी एक फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर्स में भी थोड़ा ओपन इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ पे बेचना चाहिए। 44 के टारगेट के लिए यहाँ पे शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस होगा 48 का। तो ये है सेल। मतलब आप इस भाव में भी बेच देते सेल, आपको दिक्कत नहीं होती? मतलब ऐसा कुछ अभी भी अनिल जी 46 रुपीज बचा है गिरने के लिए। अरे वाह, ये इसको सदाबहार है वैसे। हाँ, इसको कहते नहीं, सदाबहार से क्या नाम मतलब उधर है ना। आशु जी आंखें ऐसे दिखा रहे होंगे, बोले उस दिन कौन सी खबर आई थी सेल को लेके, कुछ पता नहीं, एसेट मोनेटाइजेशन को लेके। लैंड की थी वो कि सेल की जमीन पे जो अफोर्डेबल एसेट मोनेटाइजेशन, हाँ, फ्लैट बनेंगे। हाँ, वो तो बराबर है। अब उनसे तो पूछने की। आशु जी ये सही कह रहे हैं क्या अपने शुभम जी कि अभी भी इसमें 45 रुपए बचे हुए? सर शुभम ने क्या ही दिया था सर, आप मेरे से क्यों सुनना चाहते हैं सर? ताकि मेरे नाम का बिल मत फाड़िए नहीं, क्रेडिट है इसे, ये डेबिट मेमो नहीं है, क्रेडिट मेमो है आपके लिए। एनीवे, आइए एक और 100% है सर, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। हाँ, देखा जैसे डेबिट वाला मामला दिखा तो आशीष जी पीछे हो गए, जैसे क्रेडिट वाला है तो एकदम पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ। नहीं, यही बात रहनी चाहिए। आइए एक और ऑप्शन की बेहतरीन रणनीति, वो नितिन जी का पीसीआर है या नॉर्मल ऑप्शन रणनीति? नितिन जी पीसीआर तो नहीं है ना, या पीसीआर है? नॉर्मल स्ट्रेटजी है। नॉर्मल स्ट्रेटजी बताइए सर। जी निफ्टी में जैसे जो बाउंस बैक आया है, एक अपडेट भी दे दूं निफ्टी पे। जो निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स हैं लाइक इन्फोसिस, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इनमें सब में बजट के दौरान काफ़ी ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और ये सारे के सारे स्टॉक्स अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट होने के बाद वापस हाइस पे हैं। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि अगर निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स में हैवी वेट्स में बाइंग है तो निफ्टी ज़्यादा नहीं गिर सकती। आज इंट्राडे वोलेटिलिटी है, बट ओवरऑल निफ्टी में जो डेटा और निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसके डेटा स्लाइटली पॉजिटिव हैं, तो व्यू आगे के लिए पॉजिटिव रख रहे हैं। इसलिए मैंने निफ्टी के ही एक स्टॉक एचडीएफसी लिमिटेड की कॉल ऑप्शन 1960 लेने की रिकमेंडेशन दे रहा हूं, जो अभी 40 से 42 रुपए में मिलेगी। इसका शॉर्ट टर्म टारगेट करीब 70 से 75 का रख करके चल रहा है। 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी 10 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और 30 से 40 रुपए का प्रॉफिट के टारगेट 3 से 4 दिन होल्ड करेंगे। 3 से 4 दिन के लिए एचडीएफसी लिमिटेड इसका कॉल ऑप्शन है। पहले आपने रिजल्ट के पहले इसमें मंदी वाला कॉल दिया था ना जी? 1980 की पुट ऑप्शन मंदी के लिए प्ले किया था और उसके बाद करीब 100-125 रुपया स्टॉक गिरा था जी। परफेक्ट। तो चलिए उसके बाद गिरा भी, उधर का भी मिला और अब तेजी वाला भी कर लीजिए। तेजी का भी, ये दीदी जी की खासियत है दोनों तरफ। इंटरेस्टिंग स्पीच। आज जब इतनी सारे अनाउंसमेंट हो रही, सब चीज़ खपत पे आके रुक रही थी, तो इसलिए अब विकास जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फ्यूचर ग्रुप इसके अंदर कुछ शेयर ऐसा है जिसको अब खरीदा जाए, इस बजट के बाद खरीदा जाए, क्योंकि इनका रिटेल है, कंज्यूमर है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं? देखिए डिम्पी, जहाँ तक कंजम्पशन का सवाल है, मेरी प्रिफर्ड चॉइस नहीं होगी फ्यूचर ग्रुप। मुझे लगता है जो बाकी के एफएमसीजी स्टॉक्स हैं जैसे ब्रिटानिया है, HUL है, ITC है, इन तरह के स्टॉक्स पे अगर दाव लगाएंगे तो वो कंपैरेटिवली बेटर रहेगा। तो आई वुड गो विद दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। ठीक है आशु, जो मारुति के अंदर आज सेल्स का इम्पैक्ट आना था और जो बजट का इम्पैक्ट आना था, दोनों क्लब हो गया। कोइंसिडेंटली एक ही दिन क्लब हुआ है और दिन के ऊपर इस तरह से थोड़ा फिसला भी है शेयर। अभी इसके अंदर क्या करना है? डिम्पी ये नो ट्रेड में है, क्योंकि ये 7000 के पास मैंने बोला था, अगर 7000 से ऊपर जाता है जो कि मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली और आज आपने देखा 6700 टू 7100 भी शायद क्रॉस किया। तो अभी ये डिम्पी लेना नहीं है, लेकिन जब तक नेक्स्ट सिग्नल नहीं आता शॉर्ट का, थोड़ा सा वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बोला 7000 और 7500 के बीच में जो नया बायर फंसा है, अगर उनको एग्जिट मिलता है तो ये स्ट्रॉन्ग काउंटर बनेगा। उससे पहले ये स्ट्रॉन्ग काउंटर नहीं है, बट डेफिनेटली बजट ने इसको थोड़ी सी होप लैंड की है और थोड़ी सी इसमें स्थिरता भी आई है नीचे से, जो कि एक अच्छे लेवल पे 6700 से 6900 प्लस पे खड़ा हुआ है, बट अभी कोई कन्विक्शन ट्रेड नहीं है डिम्पी इसमें। अच्छा एक चीज बताओ, ये आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे बायर फंसा हुआ है?
सर एक अनिल जी एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े दिग्गज मेरे आसपास बैठे हैं, कोई किसी तरह का डेटा देखता है, कोई किसी तरह के चार्ट देखता है, मुझे भी कुछ तो देखना ही पड़ता है ना सर। वही तो मैंने तो बोला था ना, इनके पास कंपास है, किसी के पास चार्ट है, किसी के पास साइंस है, हमें तो सर थैला उठा के गली गली घूमना पड़ता है, तब जाके डेटा इकट्ठा करता हूं। मुझे एक्चुअली डाउट हो रहा है, डाउट नहीं हो रहा, मुझे पूरा यकीन है कि कोई तो एक दो लोग ऐसे ट्रेडर टाइप के या इन्वेस्टर टाइप के हैं जिनके पोर्टफोलियो पे, जिनके ट्रेड पे आपकी पूरी नजर रहती है, और जैसे आपको लगता है अच्छा इसे ये ट्रेड क्या, इसके विपरीत वाली एडवाइस दे दो, एकदम सही पड़ेगी, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं सर, वो पोर्टफोलियो की एडवाइस नहीं। हाँ, अगर चार चार्ट्स वाले एक ही बात बोल रहे हो तो मैं उसके रिवर्स तो एडवाइस दे देता हूँ, लेकिन पोर्टफोलियो के लिए अगेंस्ट नहीं जाता हूँ मैं सर। ओके, आइए शुभम जी को देनी एक कॉल। शुभम जी बताइए। अनिल जी, आज सुबह बजट में टेक महिंद्रा मेरा टॉप पिक था, और अगर अभी देखेंगे तो फिर से फ्रेश हाई पे है, 2.5% ऊपर है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग टेक महिंद्रा में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और पूरा का पूरा आईटी पैक में अच्छा बाइंग है, तो वो तो कॉल कंटिन्यू करेंगे, बट एक और कॉल मुझे लगता है कि यहाँ पे लेना चाहिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। 760 का कॉल ऑप्शन को मुझे लगता है यहाँ पे खरीदा जा सकता है, अभी बोलते बोलते में ही 3-4 रुपये बढ़ गया है, तो ग्रेजुअली खरीदें 20 रुपये तक, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 30 रुपये तक के टारगेट हो सकता है कि मंडे को ही देखने को मिल जाए, और 14 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सुदीप जी, आपसे एक सवाल होगा। पहले तो क्या सरकार किसानों का कर्ज माफ करती थी, इस बार सरकार ने खुद कहा है कि हम 6,000 रुपये देना चाहते हैं साल के, और सारा का सारा सेंटर भोगेगा, कोई स्टेट नहीं भोगेगी, तो क्या बैंकों पे कुछ स्टांस बदलना चाहिए? अब तो बैंकों को सीधा तो नुकसान होगा नहीं, दे तो केंद्र सरकार रही है पैसे। जी, बहुत ही अच्छा स्टेप है, मैं कहूँगा। ओवरऑल देखिए, सब्सिडी और ऐसा जो इनकम सपोर्ट है, फिस्कल मैथ के हिसाब से ठीक नहीं है, पर जो हमारे कंट्री में हो रहा था पिछले कई सालों से, कंटिन्यूअस फार्म लोन वेवर, और ये पूरा स्ट्रक्चर और सिस्टम को डिस्टॉर्ट करता है। आपने जैसे जिक्र किया, बैंकों के लिए बहुत ही बुरा है, और ये पूरा लेंडिंग कल्चर खराब करता है। जो स्टेट में एक बार लोन वेवर होता है, उसके बाद उस स्टेट में फ्रेश लेंडिंग में बहुत कम हो जाता है, और ये किसानों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्थापित होता है आने वाले दिनों में। तो एक्चुअली ये फार्म लोन वेवर किसी के हित में नहीं है, और ये सारे दिग्गज बता चुके हैं। और इसके बाद जो तेलंगाना ने जो ऋतु बंधु का स्कीम लाए, उससे शायद सबकी नज़र उस ये स्कीम पे आया, जहाँ पे फार्मर को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात हो रही थी इंस्टेड ऑफ फार्म लोन वेवर। उड़ीसा ने कालिया स्कीम लाए, और अभी केंद्रीय सरकार ने ये जो स्कीम लाया, मैं ये कहूँगा कि अगर फार्मर को कुछ देना है तो ऐसे डायरेक्ट देना बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द फार्म लोन और एनी अदर कॉन्वुलेटेड वे। देखिए, फार्मर को जो पैसा देना है, फार्मर को डायरेक्टली मिल गया, और जो काम में वो लगा सके वो काम में लगाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, आज इस बिजनेस को आपने समय दिया और बताया कि इस समय बैंकिंग का स्टेटस क्या है। खैर, इस बीच निफ्टी वापस से 10,900 आ गया, तो थोड़ा है आज। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, इतना जाएगा नहीं, ऐसा इतना बहुत आज तो नहीं जाएगा। देखिए, एक चीज़ समझिए, जब बजट में मैं आपको ये हमारे 3 दिग्गज जो बैठे हैं, विकास जी और डीडी शर्मा साहब और आशु जी, जो एकदम फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बजट के दिन मैंने बहुत बार ये चीज़ नोटिस की है कि अगर बजट कोई खास बुरा नहीं है तो फिर कहीं न कहीं LIC का सपोर्ट आ जाता है, क्योंकि अगर बजट के दिन बाजार ज़्यादा गिरे, देखो बहुत ही बुरा कुछ ऐसा कर दिया तब तो गिरना है, तब तो LIC भी क्या कर लेगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ खराब ना हो तो फिर LIC को खरीदना होता है उस दिन, ताकि उस दिन आप कम से कम है ना हरे निशान में बंद हो जाए। अब बैंक निफ्टी भले लाल में हो तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, बैंक निफ्टी हेडलाइन थोड़ी है, हेडलाइन तो क्या है, निफ्टी और सेंसेक्स ने हमारी डबल सेंचुरी, निफ्टी 70 अंक ऊपर बंद हुआ, यही तो हेडलाइन बनेगी। बजट को बाजार के सलामी, बजट को विकास जी ठीक है ना ये अंदाजा लगाना? नहीं, बिल्कुल। एक तो प्रो सरकार LIC की जो चाल रहती है वो उस तरीके से रहती है, और बजट वैसे भी देखा जाए तो इतना बुरा बजट नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में जो बैंकिंग सेक्टर में बिकवाली आई है उसके कारण से ये निफ्टी में भी, जो चूंकि बैंकिंग सेक्टर का वेट है ज़्यादा, तो उसके वजह से निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है। बट अदरवाइज बजट अच्छा, और मुझे लगता है रूरल फोकस्ड, एग्री फोकस्ड या कंजम्पशन से रिलेटेड जो स्टॉक्स है या जो सेक्टर्स है, उन पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है वहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए। अच्छा, अब मैं बजट कैफे में एक कॉल भी आ रही है, शुभम जी की भी है, कुणाल जी की भी है, आप दोनों की एक ही स्टॉक पे कॉल है, जरा आप दोनों सलाह मिला लीजिए कि कौन आप दोनों से प्रेजेंट करेगा, क्योंकि अमित शाह जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले, लेकिन उससे पहले विश्वेश फटाफट से 30 सेकंड में आप अपनी कॉल दे दें।
सर मेरे हिसाब से हिंडाल्को में तेजी करनी चाहिए, लेकिन तेजी जिस तरह से करनी चाहिए वो थोड़ा सा अलग है। स्प्रेड बाय करना चाहिए। हिंडाल्को का 210 रुपए का कॉल ऑप्शन पड़ रहा है, 9 रुपए 70 पैसे, 9 रुपए 95 पैसे। मेरे हिसाब से ये एक लॉट खरीदना चाहिए और इसके सामने 230 रुपए का कॉल ऑप्शन 2.5 रुपए है, ये बेचना चाहिए। तो 7 रुपए में कुछ ये स्प्रेड पड़ेगा और 3500 का लॉट है। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्प्रेड अगर आप तेजी करते हो तो 4 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए स्प्रेड पे, और हिंडाल्को यहाँ से 220-25 जाना चाहिए, क्योंकि अगेंस्ट मार्केट ये स्टॉक गिरा भी नहीं और अभी जब मार्केट ऊपर आया जोर से ऊपर जा रहा है, तो हिंडाल्को ऊपर जाना चाहिए। बाय 210 कॉल ऑप्शन 1 लॉट, सेल 230 कॉल ऑप्शन 1 लॉट, तेजी इन हिंडाल्को। चलिए, दोनों एक एक ही बेचना है। आमतौर पर आशु जी दो बिकवा देते हैं एक खरीदवा के, क्योंकि उनको थोड़ा मंदी में इंटरेस्ट ज़्यादा आता है ना, इसलिए। तो आपको विश्वेश जी कह रहे हैं कि एक खरीदिए और एक ही बेचे, कॉस्ट कम कर लीजिए। आइए एक और कॉल जो तैयारी है, हाँ, कुणाल जी की तरफ से भी और शुभम जी की तरफ से भी, दोनों की एक ही स्टॉक पे आ रही है। तो कौन आप में से कौन पेश करना चाहता है? दोनों अनिल जी, दोनों पेश करना चाहते हैं। बात तो करिए फिर अनिल जी। देखिए, सबसे पहले खरीदना है डिविस लैब, जिसमें शुभम जी की और मेरी राय मिलती है। दोनों डिविस लैब में एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है और फार्मा काउंटर्स जितने भी हैं सब में तेजी बन रही है। तो डिविस लैब को इन स्तरों पर खरीदें। 1520 रुपए पर मेरी राय में स्टॉप लॉस रखना है। 1560 पहला टारगेट और 1585 रुपए दूसरा टारगेट है। और अनिल जी, अभी जब डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट्स आए थे, मैंने कहा था कि इसमें जो टारगेट है 2810 का, वो अचीव हो चुका है। तो जिन्होंने डॉक्टर रेड्डीज खरीदा था रिजल्ट के बाद, उनको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज पर आए। एक मैं एक शेयर के बारे में और जिक्र करना चाहूँगा, वह जुबिलेंट फूडवर्क। देखिए जरा, शेयर करीब 8% ऊपर है नतीजों से। ठीक पहले हमने इसके बारे में बात की थी, इसका SSSG ग्रोथ आएगी, अच्छी आएगी, बेहतर रहेगी। नतीजों के बाद चला, उस दिन का से रुका नहीं है। 1170 रुपए के आसपास, जहां तक मुझे याद है 1170 या 1200, बिल्कुल 1200 से नीचे था। 1170-80 के आसपास हमने कहा था कि हाँ 1170 याद है मुझे। और 1240 पे 2-3 बार जाकर अटका भी। आज 1300 जी बोलते भी थे 1240-50 निकलेगा तो फिर ये आप मतलब हाथ में नहीं आएगा। वैसे आप पिज्जा कम खाते हैं, लेकिन पिज्जा वाली कंपनी के बारे में। नहीं, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, मैं कम खाता हूँ। वो उसकी वजह मेरा मध्य प्रदेश है ये कि मतलब कितना आप पिज़्ज़ा में चीज़ वगैरह वो सब, बट लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो इतनी मतलब टेम्पटिंग है, क्या बताऊँ मैं आपको। और बच्चे तो फिर खा ही रहे हैं, कंजम्पशन तो बढ़ ही रहा है। तो सेम स्टोर सेल को जो दमदार आई है वो अब लोगों को समझ में आई है। CLSA के 1600 की टारगेट है। आइए बाजार के एक और जानी मानी दिग्गज को शामिल करते हैं कार्यक्रम में। प्रभुदास सिलादर से हमारे साथ जुड़ रही हैं अमीषा जी, अमीषा वोरा। अमीषा जी, स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए कि थोड़ा कन्फ्यूजन है, बजट को अच्छा समझे या खराब? आई थिंक फ्रॉम फर्स्ट इम्प्रेशन वाइज मैं तो उसको अच्छा बजट समझूंगी। एक तो थोड़ा फील गुड फैक्टर आ गया इससे, क्योंकि थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके, वेदर ट्रेडर्स है, वेदर वर्कर्स है, वेदर मिडिल क्लास है, वेदर फार्मर्स है, कहीं ना कहीं सोप दिया है। और वो सोप इस तरह से दिया है कि फ्रॉम इकोनॉमी पर्सपेक्टिव वो कंजम्पशन बूस्टर हो जाएगा, या तो थोड़ा प्रेप अप इन द इकोनॉमी हो जाएगा। तो वो दो एंगल से मुझे लगता है कि बजट ठीक लग रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि फिर भी 3.4% फिस्कल डेफिसिट in a election year budget with 7.5% growth is nothing much to worry कि पूरा जैसे गाड़ी डीरेल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो I would treat it as a good budget। ठीक है, बजट से ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बहुत खराब हो जाए, लेकिन अच्छा होने जैसा क्या है कि हम 11,000 के पार निकल जाएं फिर। मुझे लगता है अच्छा होने में भी सेम फैक्टर है कि अगर फिस्कल डेफिसिट 3.4 रखा है, ऑफ कोर्स उसमें एक दो क्वेश्चन मार्क है कि फॉर एग्जांपल बैंक PSU बैंक्स की कैपिटल के लिए कुछ भी प्रोविजन ही नहीं है एज कंपेयर टू ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ दिस ईयर। फॉर नेक्स्ट ईयर इट्स जस्ट अबाउट 2,500 करोड़। तो मतलब ऐसा थोड़े थोड़े गैप्स होंगे, बट फिर भी मुझे लगता है विद दिस 3.4% फिस्कल डेफिसिट, द नेक्स्ट असम्पशन कि इन्फ्लेशन लो है तो इंटरेस्ट रेट थोड़े घटने चाहिए, वो डिस्टेबलाइज नहीं हो रहा है। सो आई मोस्ट लाइकली फील दैट ओवर नेक्स्ट 3 मंथ्स एक रेट कट तो अपने को मिलेगा ही, विच विल फर्दर बूस्ट द कंजम्पशन। हाँ, तो अमीषा जी, जब रेट कट की बात हो ही रही है, तो इस बार के फरवरी की जो बैठक हो रही है, इसमें कितना रेट कट आ सकता है आपके हिसाब से? मुझे लगता है 0.25% इज मोस्ट रीजनेबल टू एक्सपेक्ट। आई एम नॉट इन द एग्रेसिव कैंप ऑफ 0.5% एज फर्स्ट शॉट। आई एम ऑफ द कैंप ऑफ 0.25%।
नए गवर्नर हैं, क्या इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि CRR में भी कट दे दें? चांसेस हैं इसके? कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी लिक्विडिटी ईज पहले भी कर ही रहे थे OMO से, तो अभी इस तरह से भी कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इट इज इम्पॉसिबल, और वो बहुत सेंसिबल भी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। खैर इस बीच 66 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी में 10,800 दोनों अलग डायरेक्शन पे है। निफ्टी अलग और बैंक निफ्टी अलग। बैंक निफ्टी को तो नीचे है 27,000 होल्ड करने में पसीना आ रहे हैं, लेकिन निफ्टी जरूर कमजोर है। लेकिन इस बीच चलते हैं बजट कैफे में शुभम जी के पास। शुभम जी भी बताइए। एक मिनट शुभम जी रुकिए, एक मिनट। नहीं, BSE का रिजल्ट आ गया है। ऐसा नहीं कंपनियों के रिजल्ट आते हैं, एक्सचेंज के भी आते हैं भाई। 52 करोड़ का मुनाफा कमाया बजट कैफे में। और अमित शाह जी, आप सब लोग सुन लीजिए ध्यान से, आप लोगों से BSE ने आय बनाई है 105 करोड़ की। ये सब आप लोगों से ली हुई है, आप लोगों से मतलब आपके क्लाइंट से, और मुनाफा कमाया 52 करोड़ का। सही बिजनेस है यार, 50% के मार्जिन। हाँ, चाहे मुनाफा हो चाहे लॉस हो, इनके पास तो आय आनी है। बात है यार, 50 करोड़ 100 करोड़ का आय करो, 50 करोड़ का मुनाफा है। यही बिजनेस करना चाहिए नहीं? 105 करोड़ रुपए की आय यहाँ पे आई है। तो एक बार मैं नंबर्स आपके सामने रखूं। आय 105 करोड़, मुनाफा 52 करोड़ रुपया। एक बार कुणाल जी जरा जल्दी से देख लीजिए, अभी तो है ये फ्लैट, किस तरफ जाएगा ये बताना है आपको। मुझे लगता है डिम्पी जी रहना भी फ्लैट ही चाहिए। 592 से ऊपर जाता हुआ दिखता नहीं है। 592 के ऊपर गया तो ही मजबूत होगा, और नीचे 587 के नीचे नहीं जाएगा। तो 5 रुपए का बहुत ही नैरो रेंज है, और इसी में मुझे लगता है कि रहना चाहिए। 592 के ऊपर अगर ये रहा तब इसमें इंट्राडे में बाय बनेगा, मौजूदा स्तरों पर अवॉइड करने की राय। ठीक है, मौजूदा स्तरों पर तो भी थोड़ा अवॉइड, और 592 का लेवल को रखें ध्यान। जिनके पास पोजीशन है तो उनके लिए 592 इंपॉर्टेंट होगा। अर्निंग वाले हिसाब से एक बार बाहर आना चाहे तो आ भी सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक ऐसे और शेयर हैं जहां पे आज मोमेंटम। अब शुभम जी के पास जा सकते हैं। अच्छा, शुभम जी की, हाँ शुभम जी को कॉल देनी। शुभम जी बताइए। खरीदने की सलाह है पेज इंडस्ट्रीज पे। पेज इंडस्ट्री को अगर देखें तो थोड़े दिन पहले एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ था, फिर वापस रीटेस्ट होकर के 22,000 के आसपास इसने सपोर्ट लिया, और अब ये पूरे के पूरे चैनल से यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे मंडे को भी एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अपसाइड में मुझे लगता है 25,000 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, और हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही ये टारगेट यहाँ पे मिल जाए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करें 23,550 पे। तो पेज इंडस्ट्री लॉन्ग करना चाहिए। पेज इंडस्ट्री में करें खरीदारी। आज एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मेरे सहयोगी है कुशल, वो मेरे से पूछ रहे थे जब लोगों के पास पैसा आएगा तो सबसे पहले क्या क्या खर्च करेंगे वो। तो हमने कहा वो गाड़ी पे खर्च करेंगे, खाने पीने पे करेंगे, कपड़ों पर करेंगे। तो कपड़ों में ये प्रोडक्ट भी है जो पेज इंडस्ट्रीज वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा खर्च होगा। तो ये बात जमी नहीं टिम्पी जी। नहीं सर, मैं बता रहा था सिर्फ। इसमें कंजम्पशन बढ़ने का स्कोप नहीं है, जितना होना उतना ही होना है। हाँ, लेवल राकेश, हाँ ये हो सकता है कि कोई दूसरे प्रोडक्ट के बजाय प्रीमियम प्रोडक्ट खरीद ले, वो एक चीज हो सकती है। हाँ, राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं। राकेश जी बताइए। अनिल जी देखिए, मैं आपकी पुल्का डॉट टाई की बात करता हूँ, जिस टाइप के पुल्का डॉट्स हैं, और ये पेज इंडस्ट्रीज के पुल्का डॉट प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं। इन्होंने ऑन एयर भी बोला हुआ है। अच्छा, ये रीजन है, ये पेज इंडस्ट्रीज पे बुलिश है। सर मैं तो UBL पे और USL पे भी बुलिश हूँ। वो तो सबको पता है। देखिए कितने लोग कह रहे सिम गुड्स आएगा, ये सब होगा बजट में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आपको देख के लगा नहीं पाए वित्त मंत्री, नहीं तो लगाने में कौन कसर थोड़ी छोड़ते थे। एनीवे चलिए, लेकिन इस बीच ये बात सही है कि कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स में खरीदारी तो हो रही है। चाहे वो एक जुबिलेंट लाइफ के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। 245 करोड़ के अनुमान के मुकाबले में 260 करोड़ का मुनाफा। जुबिलेंट फूड के बाद जुबिलेंट लाइफ, दोनों ने नंबर अच्छे पेश किए। हालांकि स्टॉक 2% मजबूत है, ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, हमें पता है। फिर भी हम कुणाल जी को तो पूछेंगे ही, रिजल्ट के बाद के लेवल बताओ। कुणाल जी बताइए। देखिए 705 रुपए पे बड़ा सपोर्ट है, 705 के नीचे गया तो कमजोर हो जाएगा। काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, और अब ब्रेकआउट देने की तैयारी है इसकी। अगर ये 721 रुपए के ऊपर निकला, अभी 718 का भाव कैश में चल रहा है, 721 के ऊपर निकला तो इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा, और 721 इसने पार किया तो मुझे लगता है 735 तक का एक मूव इसमें बनता हुआ दिख सकता है। 705 हालांकि स्टॉप लॉस है इसका। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और शेयर भी हैं जो आज थोड़ा ऊपर आए हैं, उसमें पिरामिड एंटरप्राइज है। एक बार नितिन जी जरा पिरामिड एंटरप्राइज देखिए, कई दिनों के बाद वापस इसमें थोड़ी सी तेजी आई है, 6% ऊपर है। अभी क्या किया जाए? भी अभी तो बाउंस लग रहा है, जब तक 2200 के ऊपर नहीं जाता है तब तक फ्रेश हम बाइंग नहीं करेंगे। मेयर एक बाउंस एंड शॉर्ट कवरिंग है, ऊपर काफ़ी सेलिंग हुई है 2300 की रेंज में, तो थोड़ा एक बाउंस बैक मान के चलिए, अभी इस लेवल पे बाइंग रुकना चाहिए। ठीक है, इस बीच कुछ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी अवंती फीड्स भी आज प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। हाँ, लेकिन एक राय में है ना, अमित शाह जी से लेना चाहता हूँ।
जो आमतौर पर निकल कर आ रही है इस बजट के बाद, अब जो पॉलिसी आने वाली है अगले हफ्ते, अमित शाह जी, आमतौर पर लोग मान रहे हैं कि अब है ना ब्याज दरें घटने का वक्त आ गया है, और इस बजट के बाद जैसे 3.4% का जो आंकड़ा आया है फिस्कल डेफिसिट का, आप भी कंफर्टेबल होंगी शायद उससे, घटेंगी ब्याज दरें इस बार? हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट से ब्याज दर घटनी चाहिए। इसी में 0.25 बेसिस पॉइंट से। हाँ, मतलब लेकिन ये अगले हफ्ते बाय आरबीआई यू आर सेइंग, आप आरबीआई के बारे में पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। तो मतलब ये 1/4% घटने की आप बात कर रहे हैं, इसी पॉलिसी में घट जाए ना वो? हाँ, इसी पॉलिसी में घटना चाहिए। इंटरेस्टिंग है। अब मुझे फिर दूसरा सवाल जो आ रहा है, जब निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 200 पॉइंट ऊपर है अमित शाह जी, और आप भी कह रही है, और कम से कम 4-5 और एक्सपर्ट भी आज कह के गए कि ब्याज दरें घटने वाली, फिर मुझे ये समझाइए बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे क्यों है? ये मेरे समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल। एकदम बराबर है। दो है, एक तो बैंक निफ्टी में इतना पीएसयू बैंक का वेटेज नहीं है, पर फिर भी पीएसयू बैंक का कैपिटलाइजेशन के लिए कोई पैसा नहीं है। दैट इज वन सेंटिमेंटल फैक्टर और एक्चुअल वेटेज फैक्टर टू दैट, मतलब जिस हिसाब से उसकी इम्पैक्ट आ जाए तो एक वो फैक्टर है। और दूसरा मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक भी काफ़ी वीकिश टोन बता रहा है, तो उसका वेट भी है, तो वो भी एक असर कर देता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में किसका वेटेज है वही मैटर करता है। क्या वेटेज के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई दोनों ही समय करीब 3 से 2.5% तक नीचे हैं, और सबसे ज़्यादा तेजी से अगर पिछले 1-1.5 घंटे में कोई बैंक गिरा है वो है पंजाब नेशनल बैंक। इस समय 4.5% की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तरों पर पीएनबी का शेयर ये बिल्कुल आता हुआ दिख रहा है। पीएनबी की सबसे तेज गिरावट बैंक निफ्टी को थोड़ा और कमजोर यहाँ पे करती हुई दिख रही है। ठीक है, इस बीच में जो एक्सपोर्ट वाली दो कंपनियों के बारे में पूछ रहा था, एक था केआरबीएल जो दिन के ऊपरी स्तरों से है, और एक है अवंती फीड्स जो दिन के निचले स्तरों पर है। दोनों एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, एक झींगा और एक चावल करती है। आज हस्बेंड्री का और कृषि को लेकर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई। किरण, जरा दोनों शेयर देखिए, किसी को शॉर्ट करना है तो कल खुलते अवंती को शॉर्ट्स करें यानी कि सोमवार को, या फिर केआरबीएल की पोजीशंस को होल्ड करके रखें, ये और चलेगा? नहीं, मेरा अवंती के लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 335 का। इसके नीचे अगर जाता है तो शॉर्ट करना चाहिए, नहीं तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। और केआरबीएल की बात करें तो केआरबीएल में पोजीशंस बिल्कुल रखें, होल्ड करके चलना चाहिए। ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है करीबन 382 से 385 ये टेस्ट होते नज़र आ जाने चाहिए। तो ये है आपके लिए इस वक्त राय इन दोनों स्टॉक्स पर। इंटरेस्टिंग तो है, दोनों एक्चुअली है एग्रीकल्चर से, और दोनों का जो 7,000 करोड़ रुपए का है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कनेक्टेड है ये, लेकिन उसके बावजूद दोनों का रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग है। अवंती थोड़ा पहले भी चल चुका है, ये प्रॉफिट बुकिंग भी है। अच्छा, एक चीज़ और कहनी थी, ये जरा बजट कैफे दिखाइए एक बार जरा। बजट कैफे को लेके मुझे इतने ट्वीट और मैसेज आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। लोग कह रहे हैं ये सबसे शानदार चीज़ पूरे बजट में, लोगों ने सारे चैनल जहाँ जिधर चैनल देखे बोले सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी हमें, कि मतलब इससे बढ़िया हो नहीं सकता। तो आप सब लोगों से एक मुझे है ना, पहले तो आपको धन्यवाद भी देना है, और एक चीज़ और करनी है। हमारा तो एक सिस्टम बहुत क्लियर है। देखिए, आप में से ज़्यादातर लोग तो जानते हैं, जैसे हमने वो सेल्फी वाला भी शुरू किया, कुछ ना कुछ ऐसा किया, तो जब भी है ना दर्शकों को कोई चीज़ पसंद आ जाती ना, तो फिर हम रुकते नहीं, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है रिम्पे जी, ये बजट कैफे क्यों ना कल सुबह 9 से 11 भी कर दिया जाए। हाँ, बिल्कुल कर दिया जाए। शुभ काम में देरी करने की, और नहीं देरी तो नहीं करेंगे, 9 बजे कल सुबह। हाँ, मतलब समय फिक्स है। हाँ, तो अरे भाई जरा आप लोग बताइए हमारे नवरत्न, क्या कल सुबह एक बजट कैफे कर लिया जाए क्या? अनिल जी देखिए, हाँ, अगर देखिए बादशाह अकबर तलब करें और नौरतन ना आए ऐसा तो संभव है नहीं, तो आपके तो केवल फरमान जारी करने की देर है। नहीं बिल्कुल। और देखिए एक अनिल जी, आपको मैं सबके ओर से बधाई देना चाहता हूं कि इतना इनोवेशन जो आप लाते हैं, इसके लिए आपका वाकई में हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं। मतलब मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है, और जिस फुर्ती से आप उस इनोवेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए, ये बजट कैफे इतना कमाल का आइडिया है और इतने बढ़िया ढंग से एग्जीक्यूट हुआ है, ये इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ये कुणाल जी पक्का है ना, चुनाव में खड़े होकर हमारे सबके वोट ले जाएंगे। मतलब एकदम मैं 100% कह रहा हूँ। मतलब ये दिल्ली के तो है ही, दिल्ली से, और मतलब स्मार्ट भी दिखते हैं, बोलते भी अच्छा है, और सर एक छोटी सी चीज, मारवाड़ी भी है। हाँ,
अच्छा, वोट तो ये कनेक्शन भी है। ये कनेक्शन जी, आपके इस बजट कैफे को किसी ने महागठबंधन भी बोला है। अच्छा, ऐसा महागठबंधन, अच्छा क्या बात। चलिए एक मिनट, प्रधानमंत्री मोदी जी बात कर रहे हैं, पहले सीधे वहां चलते। ज्यादा परिवारों को हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से 1.5 करोड़ परिवारों को उनके अपने पक्के घर मिले हैं। अब इस बजट में 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को, 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर परिवारों को और 30-40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है। साथियों, सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी रिकॉर्ड गति से कम हो रही है। लाखों करोड़ों लोग गरीबी को परास्त करके नियो मिडिल क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। देश का ये बहुत बड़ा वर्ग आज अपने सपने साकार करने में और साथ साथ देश के विकास को गति देने में जुटा हुआ है। ऐसे समय में इस बढ़ते मिडिल क्लास की आशा आकांक्षा, कुछ कर दिखाने के जज्बे को हौसला मिले, उसको सपोर्ट मिले, इसके लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं देश के मिडिल क्लास, सैलरीड मिडिल क्लास को इनकम टैक्स दरों में मिली छूट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग की उदारता ही है, उनकी ईमानदारी ही है, कानून को मानकर चलने की उनकी प्रतिबद्धता ही है, जिसकी वजह से देश को टैक्स मिलता है, देश की योजनाएं बनती हैं, गरीब का कल्याण होता है। बरसों से ये मांग रही है कि 5 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त घोषित किया जाए। इतने वर्षों से की जा रही इस मांग को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। बिल्कुल। तो ये थे प्रधानमंत्री जो बजट के बाद अपना रिएक्शन देते हुए बजट को लेकर बिल्कुल जो कुछ भी बजट के प्रावधान, अंतरिम बजट के प्रावधान आए हैं आपके सामने, उनसे उनका ये मानना है कि देश के विकास को गति मिलेगी। लेकिन आपके पोर्टफोलियो को गति मिलेगी कल सुबह 9 बजे से। जी हाँ, कल है शनिवार, लेकिन ये मिस मत कीजिए। भले ही शनिवार हो, लेकिन कल सुबह से आप 9 बजे से 11 बजे तक को बजट कैफे, और 11 बजे के बाद भी पूरा एक्शन बजट महाकुंभ 9 से 1 बजे तक। तो हमारे साथ मृत्युंजय भी होंगे, कमोडिटी बाजार का पूरा एक्शन बताएंगे। पर्सनल फाइनेंस में क्या क्या बदलाव हुए हम आपको बताएंगे। टैक्स को लेकर जो जो बदलाव हुए उसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, और आपका कोई भी सवाल है। अच्छा, एक चीज़ और हम करेंगे यार, ये बढ़िया आइडिया है। 9 से 11 जब इतने नवरत्न हैं, हम सोचते हैं फोन लाइन ही खोल देते। तो आप में से जो जो लोग हमारे नवरत्नों से बात करना चाहते हैं, आप उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। हम कल फ़ोन भी लेंगे, मैं नंबर भी आपको बता दूंगा थोड़ी देर में कि किस नंबर पे आपको कब कैसे फ़ोन करना है। तो कल 9 से 11 नवरत्न आपके साथ होंगे, और उसके बाद 11 से 1 2 घंटे हम और कार्यक्रम करेंगे, जिसमें टैक्सेशन, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटीज़, ये तमाम जो और सारी मुद्दे हैं उन्हें हम पूरा कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अच्छा, एक और ख़ास चीज़ हम करने वाले हैं, वो मैं बता दूँ आपको। ये खास चीज़ हो कि किस सेक्टर के लिए, जैसे अभी आप झींगा मछली है, कौन सा झींगा कैसे बोलते हैं? झींगा। अच्छा, ठीक है, हमें जान के क्या करना है, हमारा तो काम ही नहीं आते, मतलब क्या है। ठीक है, एनीवे, तो वो जो मछली बता रहे हैं डिम्पी जी, वो और कौन सी एनिमल हस्बेंड्री, जिसे पशुपालन कहते हैं हम हिंदी में, जैसे इस सेक्टर के लिए कुछ अच्छा आ गया, ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर्स के लिए कुछ अच्छा कुछ खराब आया है। तो हर एक सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा,
ये भी हमारी पूरी रिसर्च टीम आपको हर एक सेक्टर का विश्लेषण करके बताएगी, किसी भी सेक्टर के लिए क्या जो ऐलान हुआ है, क्या अच्छा है क्या खराब है, और हमारे नवरत्न आपको बताएंगे कि बाजार में किस तरह से ट्रेड करना है, और आपको अगर इनसे सवाल पूछना है तो वो मौका भी मिलेगा। और ये अनिल सर, आपने जो कहा कि 9 से 1 तक कल नॉन स्टॉप कवरेज रहेगी हमारी बजट के ऊपर, तमाम जो फाइन प्रिंट्स हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हमने एक नाम सोचा है, क्योंकि 12 बजे से 1 बजे तक पूरा बड़ा पैनल होगा किसानों का। अरे वाह। तो बजट में जय किसान, क्या पूरे हुए अरमान, बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे 12 बजे। बजट में जय किसान, क्या पूरे हुए अरमान। हाँ, और किसान से सीधे बात करेंगे उनके पास जाके। मतलब एक दिन के करेक्शन के बाद मृत्युंजय ने वापस से बहुत बेहतरीन नाम रखने का सिलसिला शुरू कर दिया है ना। एक दिन करेक्शन आ गया था बीच में थोड़ा सा ट्रेंड में, इसलिए कुछ भी बैठ नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने नाम नहीं बताया। 2-3 बार मेरे पास भी आया बताने के लिए कि कैसा चल रहा है बजट। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बाजार हो चुके हैं बंद, और आपको बता दें लगभग फाइनल क्लोजिंग आ चुकी है 10,893, 10,900 के आसपास की क्लोजिंग निफ्टी पर बिल्कुल बुरी नहीं है। 62 अंकों की मजबूती के साथ सेंसेक्स डबल सेंचुरी मारकर बंद हुआ है 36,470 के नजदीक, और डबल सेंचुरी मारी है बैंक निफ्टी ने भी, लेकिन इसने दूसरी तरफ नीचे हाँ, लेकिन 27,000 बचा गया। 27,000 बचा चुका है। 27,085 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ है लगभग वहां पर जाकर। ये है आज की क्लोजिंग। और क्लोजिंग से पहले आप सभी से शुक्रिया अदा करेंगे, लंबी इनिंग खेली हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स ने, नवरत्नों ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इस खास दिन आप पूरे दिन जी बिजनेस के साथ रहे और कल भी रहेंगे, और आपका धन्यवाद। अमीषा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए।